सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो हम पढ़ रहे थे कैपिटल गेन। तो एक बार कल क्या क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कल ही हुआ था अपलोड। तो लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था वो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो यहाँ पे दो कैपिटल गेन भी अराइज होगा और पीजीबीपी इनकम भी अराइज होगा। कैपिटल गेन अराइज कब होगा? जब वो कैपिटल असेट अपना स्टॉक में अपन ने कन्वर्ट कर लिया, उस दिन अपना कैपिटल गेन अराइज होगा। और जब अपना वो स्टॉक बेच दिया अपन ने, उस साल अपना पीजीबीपी इनकम अराइज होगा। तो अपने को कैपिटल गेन कैलकुलेट करते समय उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है? फेयर मार्केट वैल्यू। जिस दिन वो कन्वर्ट किया उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा, माइनस एक्सपेंसेस, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट अपने को जिस साल वो कन्वर्ट हुआ है उस साल तक लेना पड़ेगा, जिस साल वो कन्वर्ट हुआ है उस साल तक लेना पड़ेगा। और उसके बाद आपका आ जाएगा एलटीसीजी और एसटीसीजी। उसके बाद में पीजीबीपी इनकम में पढ़ा था हमने कि जो अपना स्टॉक सेल हुआ है तो अपना सेलिंग प्राइस आ जाएगा माइनस फेयर मार्केट वैल्यू और एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। जिस दिन अपना कन्वर्जन हुआ है तो ये जो वैल्यू है अपना, जिस दिन अपना कन्वर्जन हुआ है वो यहाँ वैल्यू आ जाएगा, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा अपना परचेस कॉस्ट बोल के, और यहाँ से अपन माइनस कर देंगे और अपना आ जाएगा पीजीबीपी इनकम। उसके बाद हम गए थे, दो नोट लिखे थे कि प्रोपोर्शनेट अगर सेल हुआ वो स्टॉक अपना, तो प्रोपोर्शनेट अपना कैपिटल गेन निकलेगा, या फिर जिस साल प्रोपोर्शनेट सेल किया तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन आएगा। और जिस साल वो बेचा उस साल अपना पीजीबीपी और कैपिटल गेन दोनों अराइज हो जाएगा। पर टैक्सेबिलिटी जिस साल वो बेचा उस साल अराइज होगी, टैक्सेबिलिटी जिस साल बेचा उस साल अराइज होगी, जिस साल कन्वर्जन किया उस साल टैक्सेबिलिटी नहीं अराइज होगी। पर टैक्सेशन का बेनिफिट, इंडेक्सेशन का बेनिफिट उस साल तक मिलेगा, पर टैक्सेबिलिटी अपनी जिस साल अपन ने बेचा उस दिन तक आएंगे, जिस साल हमने बेचा उस साल तक आएंगे। उसके बाद हम आए थे कंपनसेशन ऑफ ऑन कंपलसरी एक्विजिशन, कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन। तो अपन एक इनिशियल कंपनसेशन देखा था और सेकंड अपना इनहांस कंपनसेशन देखा था। तो इनिशियल कंपनसेशन जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने अपनी वैल्यू डिसाइड की थी उस हिसाब से अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। उसके बाद में आ जाएगा अपना इंडेक्सेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट अपने को उस साल तक मिलेगा जिस साल ये कंपलसरीली एक्वायर किया है, कंपलसरी एक्वायर हुआ है उस साल तक अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद अपना आ जाएगा कैपिटल गेन। जो इनहांस कंपनसेशन है, इनहांस कंपनसेशन जो है जिस साल अपने को मिला है, जिस साल अपने को मिला है उस साल अपने को टैक्सेबिलिटी हो जाएगी इसकी अराइज, जिस साल मिला है वो अमाउंट आ जाएगा माइनस लिटिगेशन एक्सपेंसेस, माइनस हो जाएंगे जो एक्सपेंस अपन क्लेम करेंगे, और नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये केस में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेल नहीं हुआ है, यहाँ पे बस अपने को इनहांस कंपनसेशन मिला है। उसके बाद जो कैपिटल गेन अराइज होगा तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किस नेचर का होगा? तो अपना इनिशियल कंपनसेशन जो नेचर का है वही अपना इनहांस कंपनसेशन का नेचर होगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। उसमें नोट देखे थे हमने कि जब जिस साल अपने को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हुआ है इनिशियल कंपनसेशन का, उस साल वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर पार्ट पेमेंट भी रिसीव हुआ है तो अपना फुल टैक्सेबिलिटी आ जाएगा। उसके बाद जो इनहांस कंपनसेशन है जिस साल अपने को रिसिप्ट हुआ है उस साल टैक्सेबिलिटी आ जाएगा। एनी इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट अगर मिला है अपने को इनिशियल कंपनसेशन, इनहांस कंपनसेशन के ऊपर, तो वो उसका टैक्सेबिलिटी अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएंगे। वो उसका इंटरेस्ट कोई मिला होगा तो उसका टैक्सेबिलिटी अदर सोर्सेस में अराइज होगा, ना कि पीजीबीपी, ना कि कैपिटल गेन में, ना कि कैपिटल गेन में। और जो अदर सोर्सेस में अराइज हुआ है उसके ऊपर अपने को 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, और उसके अलावा कोई भी एक्सपेंसेस अपन बाहर क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद हम आए थे लिक्विडेशन के केस में। अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है और असेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, लिक्विडेट हो रही है और असेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जो कंपनी के ऊपर कोई भी प्रकार का कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, इसकी टैक्सेबिलिटी आ जाएंगी शेयर होल्डर के ऊपर। इसकी टैक्स उल्टा बोल दिया मैंने। तो कंपनी के हाथ में, देखो कंपनी के हाथ में कोई भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कंपनी के हाथ में कोई भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और उसकी टैक्सेबिलिटी, ये दूसरा पॉइंट मिक्स हो गया वो डिविडेंड का। फिर से एक बार देखो, अगर असेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लिक्विडेशन के समय, असेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लिक्विडेशन के समय, तो इन द हैंड ऑफ कंपनी कोई भी प्रकार का ट्रांसफर ट्रीट नहीं किया जाएगा, कोई भी प्रकार का ट्रांसफर उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। पर
इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। अब जितना भी एट्रीब्यूटेबल टू अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जितना भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट तक कोई भी अमाउंट का असेट मिला है, वो प्रॉफिट तक तो वो अपना डीम डिविडेंड माना जाएगा और उसका टैक्सेबिलिटी IFOS में आ जाएगा। उसके अलावा कोई अपने को मनी मिला है या फिर कोई फेयर मार्केट असेट मिला है, तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू और जो मनी मिला है उसमें से अपने को डीम डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि डीम डिविडेंड अपना IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा और उसका बाद अपना आ जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और उसके ऊपर अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा अपना कैपिटल गेन। उसके बाद हम आए थे कैपिटल गेन इन द केस ऑफ बायबैक। तो बायबैक के केस में एक तो बायबैक डोमेस्टिक कंपनी कर सकती है, इंडियन कंपनी कर सकती है, और एक फॉरेन कंपनी कर सकती है। तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर बायबैक हुआ है तो शेयर होल्डर को जो भी अमाउंट मिला है, शेयर होल्डर को जो भी अमाउंट मिला है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1034A। पर जो एग्जाम्प्ट अमाउंट है तो इसकी टैक्सेबल जो मतलब जो शेयर होल्डर का अमाउंट मिला है तो उसका टैक्स कंपनी को पे करना पड़ेगा, उसका टैक्स उसको कंपनी को पे करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से और कौन से सेक्शन में? तो सेक्शन नंबर था अपना 115QA, जिसके अंदर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी 20% प्लस सरचार्ज अपना 4% और प्लस सेस आ जाएंगे सरचार्ज 12% प्लस सेस आ जाएंगे 4%। तो टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 23.296% अपना इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा कंपनी के केस में। और फॉरेन कंपनी ने अगर कोई भी बायबैक किया होगा और शेयर होल्डर को कोई भी अमाउंट मिला होगा तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 46A। ये जो सेक्शन है अपना अंडर सेक्शन 46 है, और नॉर्मल कैलकुलेशन अपन कर लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उस कैलकुलेशन से अपन कैपिटल गेन निकाल लेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम चालू करने वाले नेक्स्ट पोर्शन अपना। तो देखो आज हम सबसे पहले देखो अब पढ़ रहे हैं अपन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ डिप्रिसिएबल असेट। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ डिप्रिसिएशन असेट। इंडेक्सेशन का जब मैंने पॉइंट पढ़ाया था आपको, इंडेक्सेशन का जब मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया था, देखो इंडेक्सेशन का आ गया, तो वहां पे मैंने एक नोट लिख के दिया था। वहां पे मैंने एक नोट लिख के दिया क्या था कि डेप्रिसिएबल असेट के ऊपर कोई भी प्रकार का इंडेक्सेशन अपन क्लेम नहीं कर सकते। डेप्रिसिएबल जो भी असेट है उसके ऊपर कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट अपने को नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो डेप्रिसिएबल असेट था तो उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। हमने ये इंडेक्सेशन के जब पॉइंट पढ़ा था, यह नोट लिख के रखा था कि डेप्रिसिएबल असेट के ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। अब ये क्यों नहीं मिलता, कैसे नहीं मिलता, ये कैलकुलेशन अब आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको कैलकुलेशन अब समझ में आ जाएगा। और ये जो कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, कैसे क्या क्यों, ये अपन अब समझ लेंगे। तो देखो सेक्शन है अपना 50 एंड 50A। तो देखो आ गया, ये अपना आ गया सेक्शन नंबर 50 और 50। तो देखो इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो डेप्रिसिएबल असेट के केस में नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएबल असेट के केस में नहीं मिलेगा। अब जो अपना पीरियड ऑफ होल्डिंग है, PH है, पीरियड ऑफ होल्डिंग अपने ये केस में इररिलेवेंट है, क्योंकि अपने को डेप्रिसिएशन का इंडेक्सेशन का बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो अपन लॉन्ग टर्म निकाल ही नहीं सकते, यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब ही नहीं आएगा। हमेशा अपना कैपिटल गेन जो है वो शॉर्ट टर्म वाला आएगा, हमेशा अपना कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म वाला आएगा। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग इररिलेवेंट हो जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग इररिलेवेंट हो जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्यों कैलकुलेट कर रहे थे अपन, क्योंकि अपने को देखना था कि ये लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म होगा तो अपने को पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ता था, शॉर्ट टर्म होगा तो अपने को पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ता था। पर यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर करके कुछ मिलने ही होने वाला है। अपने को हमेशा ये जो गेन है, हमेशा ये जो गेन है अपने को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल के ट्रीट करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोल के ट्रीट करना है। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग इररिलेवेंट है, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी अपने को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा अपना गेन जो है, ये गेन और लॉस जो है वो अपना शॉर्ट टर्म में आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में आएगा। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अपने को पीरियड ऑफ होल्डिंग भी यहाँ पे चेक नहीं करना है, डेप्रिसिएबल असेट के केस में अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी अपने को चेक नहीं करने का। अब ये जो एग्जम्पशंस है, ये 54 की सीरीज वाले जो है एक्सेप्शंस जो है वो अपन फिर से पढ़ेंगे, तब आपको समझा दूंगा कि 54 की सीरीज जो है पूरी अपन कैपिटल गेन में से माइनस करते हैं। अगर आपने फॉर्मेट पढ़ा होगा, अगर आपने फॉर्मेट पढ़ा होगा तो फॉर्मेट में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस, तो नेट कंसिडरेशन आ जाएगा, नेट कंसिडरेशन माइनस अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट,
ये आने के बाद अपना कैपिटल गेन आ जाएगा, उसमें से अपन 54 वाले सीरीज की जो अपने बेनिफिट है, 54 वाली सीरीज का अपन बेनिफिट लेंगे और 54 वाले सीरीज के बेनिफिट लेने के बाद अपना टैक्सेबल कैपिटल गेन आ जाएगा, अपना टैक्सेबल कैपिटल गेन आ जाएगा। तो जब 54 की सीरीज पढ़ेंगे तब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि ये क्यों बोल रहा हूं मैं आपको फिर से, तब मैं आपको कनेक्ट करके दूंगा यहाँ पे कि ये 54F का कोई भी बेनिफिट है वो अपन कैसे क्लेम करेंगे। तो देखो अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे अपन एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखो जो कैपिटल अपना डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिसिएशन जो होता है इनकम टैक्स में ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट होता है, इनकम टैक्स में ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट होता है, जो अपन पीजीबीपी में जब डेप्रिसिएशन पर्टिकुलर कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन पीजीबीपी में, तब मैं आपको फिर से याद दे दूंगा ये कंसेप्ट का। तो डेप्रिसिएशन जो है अपना ब्लॉक ऑफ असेट के कंसेप्ट के ऊपर चलता है। मतलब ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट कैसे होता है, अगर फर्नीचर के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन रेट है, फर्नीचर के ऊपर 10% का इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन रेट, तो सारे फर्नीचर यहाँ पे आ जाएंगे, सारे फर्नीचर यहाँ पे आ जाएंगे, सारे फर्नीचर यहाँ पे आ जाएंगे। अपन अकाउंट्स में कैसे करते थे, जो भी फर्नीचर न्यू लिया तो उसके ऊपर अपन डेट वाइज डिप्रिसिएशन क्लेम करते थे, मंथ वाइज डिप्रिसिएशन क्लेम करते थे। पर इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता है, इनकम टैक्स में उन्होंने रेट डिफाइन करके रखा है कि आपको फर्नीचर के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। अगर वो 180 दिन का क्राइटेरिया देके रखा है, उन्होंने 180 दिन से कम यूज हुआ है तो अपने को हाफ डिप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा, और 180 दिन से हाँ मतलब 180 दिन में अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ है असेट तो अपने को पूरा डिप्रिसिएशन मिलेगा, और 180 दिन से अपन कम यूज किया है वो असेट, पुट टू यूज, रेडी टू यूज, वो सब अपन डिप्रिसिएशन में पढ़ेंगे। पर आपको अभी ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट एक बार रफ में समझ लो, अपने को पीजीबीपी में फिर से काम आ जाएगा। तो देखो फर्नीचर के ऊपर 10% का अपना डिप्रिसिएशन आ जाएगा, फर्नीचर के ऊपर अपना 10% का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। तो जितने भी फर्नीचर है अपने को यहाँ पे लिख लेने पड़ेंगे, जितने भी फर्नीचर आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी पड़ेंगी पूरी फर्नीचर की। अब पूरी फर्नीचर की लिस्ट होगी आपकी। अब जो भी आपने असेट बेच दी यहाँ से वो माइनस करने पड़ेंगे, जो भी आपने असेट बेच दिए वो यहाँ से माइनस कर दिया, और जो भी न्यू परचेस किए वो यहाँ पे ऐड कर देने पड़ेंगे। जो भी आपने न्यू परचेस किया फर्नीचर वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और जो भी बेचा है उसका वैल्यू लेस करना पड़ेगा, और जो भी यहाँ पे वैल्यू आई उसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। इनकम टैक्स में यहाँ ऐसा कंसेप्ट होता है। अकाउंट्स में अपन क्या करते थे, ये असेट के ऊपर पर्टिकुलर डिप्रिसिएशन, ये असेट के ऊपर पर्टिकुलर डिप्रिसिएशन, ये असेट के ऊपर उसका अलग डिप्रिसिएशन। पर इनकम टैक्स में वैसा नहीं होता, इनकम टैक्स में ब्लॉक ऑफ असेट होता है। ब्लॉक ऑफ असेट मतलब वो पूरे असेट का अपने को ब्लॉक बनाना पड़ेगा, पूरे असेट का अपने को ब्लॉक बनाना पड़ेगा, पूरे असेट का। तो फर्नीचर अगर 10% से तो पूरे असेट का फर्नीचर का ब्लॉक बनाना पड़ेगा अपने को। जो भी 10% के डिप्रिसिएशन में आ जाते हैं, फर्नीचर जो है 10% के डिप्रिसिएशन में आ जाता है, तो पूरा अपने को ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ब्लॉक आने के बाद उसमें से जो भी नए एसेट ऐड हुए वो ऐड करने पड़ेंगे, जो भी पुराने सोल्ड कर दिए तो उसका वैल्यू लेस करना पड़ेगा, और अपने जो वैल्यू पेंडिंग है, जो बची हुई वैल्यू उसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, जो बची हुई वैल्यू उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे अपन ने एक असेट के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं क्लेम किया, एक असेट के ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया। अब जो भी असेट यहाँ पे सोल्ड हो गया, जो भी यहाँ पे असेट सोल्ड हो गया, अगर कम में भी बेचा हो ज्यादा भी बेचा हो, तो उसका जो डिप्रिसिएशन का बेनिफिट है, जो डिप्रिसिएशन का अपना लॉस एडजस्टमेंट हो गया, जो डिप्रिसिएशन का, वो ये अमाउंट में एडजस्ट हो जाता है। ये अमाउंट में एडजस्ट कैसे होता है, क्या होता है, वो अपन पीजीबीपी में पढ़ेंगे, पर आपको ब्लॉक ऑफ असेट समझ में आएगा। तो देखो अपने को एक पर्टिकुलर ब्लॉक लेना है, हम सब जो प्लांट एंड मशीनरी 15% का प्लांट एंड मशीनरी, तो 15% प्लांट एंड मशीनरी का अपने को पूरा ब्लॉक बनाना पड़ेगा। उसमें सारे प्लांट एंड मशीनरी लेने पड़ेंगे, जो अपने 15% डिप्रिसिएशन हो जाएगा, अपने को वो ऐड करना पड़ेगा। सारे प्लांट एंड मशीनरी जो भी न्यू ऐड हुए वो भी, उसका भी वैल्यू अपने को ऐड करना पड़ेगा। जो भी सोल्ड किया है वो सोल्ड का अमाउंट अपने को लेस करना पड़ेगा, ना कि WDV अपने को लेस करना है। जो भी सोल्ड का अमाउंट है, अपन अकाउंट्स में क्या कर रहे थे, जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे थे। यहाँ पे कोई भी कंसेप्ट नहीं है, अपने को पूरा अमाउंट लेना है। एक बार इनकम टैक्स के WDV का, इनकम टैक्स के रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है, उसके बाद में अपने को जो न्यू एसेट ऐड हुए वो ऐड कर देने के, जो भी सोल्ड किया है, जो भी प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर अपन ने सोल्ड किया है, तो वो सोल्ड जो अमाउंट पे हुआ है, जो अमाउंट पे हुआ है, अपने को लेस कर देने का। लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आया उसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा, तो ये होता है ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट। यहाँ पे पर्टिकुलर असेट के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं है, इतना समझ लो। बाकी का जो डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट है, ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट है, ये अपन
पीजीबीपी में कवर करेंगे, पर आपको ब्लॉक ऑफ असेट जो अपना कैपिटल गेन के लिए ब्लॉक ऑफ असेट इंपॉर्टेंट है, वो अपन बाकी का जो डिटेल में वो अपन पीजीबी में कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ असेट समझ गया। तो देखो अपने पास अब एग्जांपल लेते हैं डिप्रिसिएबल असेट के ऊपर अपने को इंडेक्सेशन नहीं लेना है। तो देखो इंडेक्सेशन नहीं और अपना शॉर्ट टर्म आएगा, हमेशा शॉर्ट टर्म आएगा। तो देखो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ असेट जो है अपना 5 असेट है अपने ब्लॉक में, अपने 5 असेट है ब्लॉक में। समझो फर्नीचर, तो 5 टाइप के फर्नीचर है अपने पास, तो 10% के डिप्रिसिएशन रेट से आ जाएंगे और पूरा अपने को ऐड करना है, डब्ल्यूडीवी ऐड करना पड़ेगा। तो 5 असेट है अपने पास, एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 असेट है अपने पास। अब 5 असेट हो गए अपने पास और उसका डब्ल्यूडीवी है अपना 10 लाख रुपए, उसका डब्ल्यूडीवी अपना रिटर्न डाउन वैल्यू है 10 लाख रुपए। अब देखो रिटर्न डाउन वैल्यू 10 लाख रुपए, एक असेट 5 असेट है अपना और उसका डब्ल्यूडीवी। अब ये जो है यहाँ पे ये पूरा असेट ऐड करने के बाद देखो ये ऐड हो गया सारे असेट और उसका ये वैल्यू आ गया, ये उसका वैल्यू आ गया। ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी होता है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ले लिया अपन ने। उसके बाद में जो न्यू असेट ऐड हुए, जो न्यू असेट ऐड होते वो अपन ऐड करते, जो सोल्ड कर दिए, जो सोल्ड का अमाउंट है यहाँ पे वो लेते हैं अपन और उसके बाद में आ जाएगा अपना यहाँ पे इनकम टैक्स के लिए अपना डब्ल्यूडीवी आ जाएगा और उसके ऊपर अपन डिप्रिसिएशन क्लेम करते थे अलग अलग टाइप से। अपन 180 दिन का क्राइटेरिया उस हिसाब से अपन डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ब्लॉक है अपना, वो 10 लाख रुपए का, यहाँ पे अपना ब्लॉक जो है वो 10 लाख रुपए का, यहाँ पे अपना ब्लॉक 10 लाख रुपए का। तो देखो अब पूरा का पूरा ब्लॉक अपन ने सोल्ड कर दिया, पूरे जो 5 असेट है अपने वो पूरा का पूरा अपन ने 5 असेट का ब्लॉक पूरा सोल्ड कर दिया, अपन 5 असेट का पूरा ब्लॉक सोल्ड कर दिया अपन ने। तो देखो जो भी अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा अपने को। अब पूरा असेट अपन ने 10 लाख का सोल्ड किया आपने, यहाँ पे अमाउंट लिखिए क्या मैंने, ओके अमाउंट भी लिखिए। तो देखो 10 लाख का अपना डब्ल्यूडीवी, 10 लाख का अपना डब्ल्यूडीवी और अपन ने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में 12 लाख, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में 12 लाख मिला है अपने को। तो देखो 10 लाख रुपए अपना डब्ल्यूडीवी था, 10 लाख रुपए अपना डब्ल्यूडीवी था और 12 लाख अपने को मिला है, 12 लाख अपने को मिला है और अपन ने पांचों के पांचों असेट सोल्ड कर दिए, पांचों के पांचों असेट सोल्ड कर दिए अपन ने। तो देखो अपना बैलेंस कितना बचा है, अपना P&L है, ये बैलेंस अपना 2 रुपए जो है अपना प्रॉफिट बन जाएगा, 2 रुपए अपना प्रॉफिट बन जाएगा और अपन अगर अकाउंट्स में कर रहे तो ये P&L में आ जाता। पर अब यहाँ पे अपन कैपिटल गेन कंप्यूट करें, कैपिटल गेन में तो देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपने को 12 लाख मिला है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपने को 12 लाख मिला है और जो अपना डब्ल्यूडीवी है वो अपना 10 लाख है, डब्ल्यूडीवी अपना 10 लाख है। तो पांचों के पांचों असेट अपन ने बेच दिए, पांचों के पांचों असेट बेच दिए। अपने ब्लॉक में कोई असेट बचा है क्या, ब्लॉक में कोई असेट बचा है क्या, नहीं। अगर अपन ने 4 असेट बेच दिए तो ब्लॉक में 1 असेट बच जाता अपना, पर वो कितने अमाउंट का बच जाता, क्योंकि यहाँ पे अपने को पर्टिकुलर असेट वाइज डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएशन लेना होता है, ब्लॉक वाइज। तो यहाँ पे अगर ऐसा भी हो जाता था कि ये पूरे असेट अपन ने सोल्ड कर दिए और ज्यादा अमाउंट पे सोल्ड कर दिए, तो जब अपन पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे यार। तो यहाँ पे जब अपन ये पार्ट वाला पढ़ेंगे तब आपको समझा फिर से। तो देखो यहाँ पे इतना ही समझ लो अभी। तो देखो 12 लाख का अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिला है, 12 लाख का अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिला। अपना डब्ल्यूडीवी है 10 लाख रुपए, डब्ल्यूडीवी अपना 10 लाख रुपए। तो अपना तो देखो अपना ब्लॉक में कोई अमाउंट बचा है, असेट बचा है क्या, यहाँ पे नहीं। हमने पूरा का पूरा 5 ब्लॉक का असेट था अपना, 5 असेट का ब्लॉक था अपना, तो 5 असेट का पूरा ब्लॉक अपन ने बेच दिया, 5 असेट का पूरा ब्लॉक बेच दिया। तो जो असेट है अपना, कोई भी ब्लॉक में अपना असेट बचा नहीं, कोई भी असेट अपना ब्लॉक में अभी बचा नहीं, कोई भी डब्ल्यूडीवी बचा है क्या, कोई भी डब्ल्यूडीवी बचा है क्या। अगर ये डब्ल्यूडीवी अगर 10 डब्ल्यूडीवी अपना ओरिजिनल जो है अपना 10 लाख रुपए और अगर ये 8 लाख रुपए में बेच देते तो अपना पेंडिंग डब्ल्यूडीवी जो अपना क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है वो 2 लाख रुपए आ जाता था। पर यहाँ पे ऐसा है क्या, नहीं, पूरा का पूरा अपना जो डब्ल्यूडीवी वो यहाँ पे हो गया है, पूरा खत्म हो गया और उसके ऊपर अपने को पैसा मिला है, तो अपने को 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। तो अपना ब्लॉक भी यहाँ पे खत्म हो गया, अपना डब्ल्यूडीवी कोई पेंडिंग नहीं, तो डब्ल्यूडीवी अपना नील आ जाएगा, डब्ल्यूडीवी अपना नील आ जाएगा। और जो भी अपना 2 लाख रुपए आ गया है, जो भी अपना 2 लाख रुपए आ गया है वो अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब क्यों नहीं मिलता, देखो अपन डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे हर साल, डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे हर साल, तो अपन यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब मिल रहा था अपने को, जब अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कोई भी
पर्टिकुलर असेट पे बहुत पुराना कॉस्ट था, कोई भी पर्टिकुलर असेट जो बहुत पुराना लिया था और उसके ऊपर उसका आज का वैल्यू कितना है, उसका आज का वैल्यू कितना होगा। अगर कोई भी लैंड है, अब लैंड जो है, लैंड नॉन डिप्रिसिएबल असेट है, कोई भी बंगलो लिया अपन ने तो बंगलो जो है वो अपना नॉन डिप्रिसिएबल असेट है, तो उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएंगी। अब ऐसा हो सकता है कि जो अपन डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं उसके अगर अलग कंडीशन होगी तो अपन पीजीबी में बढ़ेंगे, वो बिल्डिंग के ऊपर कैसे डिप्रिसिएशन होता है। पर कोई भी लैंड है अपना, लैंड के ऊपर कैसे डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, लैंड का अमाउंट तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, उसके ऊपर कोई भी डिप्रिसिएशन नहीं हो सकता है, कोई भी डिप्रिसिएशन नहीं हो सकता है। तो लैंड के अमाउंट का डिप्रिसिएशन नहीं होगा तो उसका अपन जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो ले सकते थे वहां पे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पुराना है। अगर 2005 में मैंने लैंड लेके रखे होंगे तो आज बेच दी वो, तो उसका इंडेक्सेशन निकालने के लिए मेरे को आज का उसका वैल्यू निकाल सकते थे अपन। इंडेक्सेशन का लॉजिक मैंने बताया कि आज का वैल्यू क्या हो सकता है, तो उसके हिसाब से अपन कैपिटल गेन निकाल सकते थे, उसके हिसाब से अपन कैपिटल गेन निकाल सकते थे। पर यहाँ पे कोई भी अपन डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद वो असेट का वैल्यू जीरो भी हो सकता है और उसके बाद में अपन वो जीरो होने के बाद उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट कैसे लेंगे भाई, क्योंकि अपन डिप्रिसिएशन क्लेम करते जा रहे हैं, डिप्रिसिएशन क्लेम करते जा रहे हैं, तो उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट ही नहीं लगा सकते अपन। तो वो तब लिया होगा तो आज का वैल्यू कितना होगा उसका ऐसा लॉजिक से नहीं जा सकता अपन यहाँ पे। वो डिप्रिसिएशन होते होते आज का वैल्यू आ गया है, क्योंकि वो वेयर एंड टेयर ऑफ द असेट है, इसके मतलब डिप्रिसिएशन होता है, तो आज की वैल्यू उसकी कम हो गई होंगी, ऑब्वियस बात है। तो उसकी वजह से अपन यहाँ पे इंडेक्सेशन ले ही नहीं सकते, उसकी वजह से अपन यहाँ पे इंडेक्सेशन ले ही नहीं सकते। तो देखो डिप्रिसिएबल असेट के ऊपर इंडेक्सेशन नहीं ले सकते। अब जो है अपन ना अपन पूरा ब्लॉक बेच दिए, अपना WDV था ब्लॉक का 10 लाख रुपए, अपना फेयर वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 12 लाख रुपए मिल गया अपने को। तो अपना ब्लॉक में कोई भी असेट बचा है क्या नहीं, ब्लॉक में कोई WDV बचा है क्या नहीं, अपना WDV नील हो जाएगा और जो भी अपने को एक्सिस अमाउंट मिला है, जो भी अपने को एक्सिस अमाउंट मिला है तो वो आ जाएगा अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो आ जाएगा अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो आ जाएगा अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब देखो, अब नेक्स्ट एग्जांपल के जाते हैं। देखो WDV अपना 10 लाख रुपए था और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी अपने को 10 लाख रुपए मिला। फिर से अपना ब्लॉक में कोई असेट बचा है क्या नहीं, अपना पूरा ब्लॉक सोल्ड कर दिया अपन ने, 5 ब्लॉक असेट का ब्लॉक था अपना, तो पूरा ब्लॉक अपन ने सोल्ड कर दिया। तो ब्लॉक में कोई भी असेट पेंडिंग नहीं, ब्लॉक में कोई भी असेट पेंडिंग नहीं, ब्लॉक में कोई भी असेट पेंडिंग नहीं है। उसके बाद में WDV था अपना 10 लाख, तो WDV और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपना सेम है, तो अपना WDV भी यहाँ पे नील हो जाएगा। तो देखो ब्लॉक नील हो गया, WDV भी नील हो गया। अब यहाँ पे कोई गेन लॉस नहीं आएगा, क्योंकि जो WDV था उसमें ही अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया, तो यहाँ पे कोई भी गेन और लॉस अराइज नहीं होगा। अब देखो फुल वैल्यू ऑफ ब्लॉक अपन ने बेच दिया 8 लाख रुपए, अपना WDV था 10 लाख रुपए, अपना WDV 10 लाख रुपए, अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया 8 लाख रुपए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया अपना 8 लाख रुपए। अब आप अकाउंट्स के हिसाब से सोचेंगे तो अपना 10 लाख रुपए WDV था और 8 लाख रुपए में अपन ने बेच दिया, तो अपने को 2 रुपए का लॉस हो गया यहाँ पे, 2 लाख रुपए का अपने को लॉस हो गया यहाँ पे, 2 लाख रुपए का अपने को लॉस हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। अपन ने पूरा का पूरा ब्लॉक बेचा है 8 लाख रुपए में, पूरा का पूरा ब्लॉक बेचा है 8 लाख रुपए में। पूरा का पूरा ब्लॉक जो है उसका WDV था 10 लाख रुपए, पूरा का पूरा ब्लॉक अपन ने बेचा 8 लाख रुपए में, तो अपना 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। ओके, ब्लॉक में कोई भी असेट पेंडिंग है क्या, ब्लॉक में कोई असेट पेंडिंग है क्या, नहीं, पूरा का पूरा ब्लॉक बेचा है 5 असेट का, तो ब्लॉक में कोई भी असेट अपना पेंडिंग नहीं। WDV अपना बचा है क्या यहाँ पे, WDV अपना बचा है क्या यहाँ पे, रिटर्न डाउन वैल्यू अपना बचा है क्या, हाँ अपना WDV था 10 लाख रुपए, WDV था अपना 10 लाख रुपए, उसमें से अपन ने 8 लाख रुपए का ही बेच दिया, मतलब 2 लाख रुपए अभी भी अपने ब्लॉक में पेंडिंग है, 2 लाख रुपए अभी भी अपने ब्लॉक में पेंडिंग है। ये लॉस तो आपने अकाउंट्स के हिसाब से लॉजिकली सोचा था कि यहाँ पे 2 लाख रुपए का अपना लॉस हो गया, पर 2 लाख रुपए अभी भी अपने ब्लॉक में पेंडिंग है। पूरा का पूरा ब्लॉक का WDV था अपना 10 लाख रुपए और अपन ने बेचा 8 लाख रुपए में, तो 2 लाख रुपए अपने ब्लॉक में पेंडिंग है, अभी भी 2 लाख रुपए अपने ब्लॉक में पेंडिंग है। अब 2 लाख रुपए ब्लॉक में पेंडिंग है अपने, पर यहाँ पे अपन डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। डिप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए कि वो असेट जो है, वो असेट कोई भी एक असेट, अब यहाँ पे देखो अपने 5 असेट का ब्लॉक है, 5 असेट का ब्लॉक है अपन ने ये पूरा का पूरा बेच दिया, तो इसके ऊपर कोई भी डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं क्या अपन,
आंसर इज नो। भाई डिप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए वो असेट तो एग्जिस्ट करना ना अपने पास, अपन ने पूरे के पूरे असेट ही बेच दिया तो डिप्रिसिएशन किस पे क्लेम करेंगे? तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन अपन क्लेम नहीं कर सकते, यहाँ पे डिप्रिसिएशन अपन क्लेम नहीं कर सकते। पर ब्लॉक में अमाउंट बचा है क्या? ब्लॉक में अमाउंट बचा है क्या? हाँ, ब्लॉक में 2 लाख रुपए बचा है अभी भी, पर ये 2 लाख रुपए बचा है पर अपने पास असेट ही नहीं है, इसलिए अपन ये 2 लाख रुपए को डायरेक्टली अपन लॉस बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट्स का लॉजिक आ जाएगा आपका, लिटिल बिट आप अकाउंट से कंपेयर करके देखो, पर लॉजिक जो इनकम टैक्स में लॉजिक होता है वो आपको बताया। जो WDV में था वो 2 लाख रुपए अपना ब्लॉक में अमाउंट बचा था, बस अमाउंट बचा था अपना, अपने पास कोई भी असेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अभी भी कोई भी असेट अपने पास पड़ा नहीं है ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में आपने अपन ने सारे असेट जो 5 असेट का ब्लॉक था अपना वो पूरा का पूरा बेच दिया है। पर अमाउंट जो अमाउंट देखा जाए तो 10 लाख रुपए का अपना पूरा ब्लॉक था, 10 लाख में से अपन ने 8 लाख रुपए में पूरा ब्लॉक बेच दिया, अपने पास अभी भी 2 लाख रुपए WDV में पड़ा है, पर अपने पास असेट ही बचा नहीं, अपने पास असेट ही बचा नहीं है। अपने पास असेट बचा होता तो अपन डिप्रिसिएशन क्लेम करते, पर अपने पास असेट ही बचा नहीं है तो अपन यहाँ पे डिप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं कर सकते। इसकी वजह से अब यहाँ पे अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा अपना 2 लाख रुपए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा अपना 2 लाख रुपए का। तो देखो यहाँ पे मैंने एक नोट डाल के रखी है, हिंदी में डाल के रखी। तो डिप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए एक तो ब्लॉक में असेट होना चाहिए, और ब्लॉक का WDV भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे WDV नील हो जाता, तो भी अपन डिप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकते। अगर समझो यहाँ पे जो ब्लॉक है अपना ये पूरा नील हो गया, चलो जो अपना यहाँ पे पार्ट है इसमें आपको फिर से क्लियरिटी आ जाएगी। जो पार्ट था ये थोड़ा PGPP से अपना कनेक्ट हो जाएगा, जब आप डिप्रिसिएशन फिर से पढ़ोगे तब आपका फिर से क्लियर हो जाएगा। पर आप इतना याद रखो कि ब्लॉक जो होता है, असेट का ब्लॉक जो होता है वो सारे असेट मिला के एक ब्लॉक बन जाता है। अपन पर्टिकुलर एक असेट पे डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, सारे असेट लेते उसका एक ब्लॉक बना देते और उसके ब्लॉक के अमाउंट के ऊपर जो अमाउंट है उसके ऊपर अपन डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। ऐसा होता है इनकम टैक्स में। तो आप अकाउंट्स का अगर सोच रहे होंगे तो पर्टिकुलर उसमें अपन डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, बट इनकम टैक्स में वैसा नहीं होता। जब अपन डिप्रिसिएशन पढ़ेंगे मैं फिर से आपको कनेक्ट कर दूंगा वहां पे अच्छे से। तो देखो अब ये हो गया अपना पूरा ब्लॉक अपन ने बेच दिया, तो देखो एक तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ज्यादा आ गया अपना WDV से, तो अपना ब्लॉक भी नहीं बचा है, ब्लॉक में कोई असेट भी नहीं बचा है, अपना WDV भी नील आ जाएगा क्योंकि कोई भी पैसा नहीं बचा है, अपना कैपिटल गेन आ जाएगा। अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपना WDV से सेम है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन WDV से सेम है, तो ब्लॉक में कोई भी असेट पेंडिंग नहीं है, अपना WDV भी अपना नील आ जाएगा क्योंकि सारा का अमाउंट अपना खाली हो गया और अपना कैपिटल गेन भी नहीं आएगा, कैपिटल लॉस भी नहीं आएगा। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपने WDV के अमाउंट से कम है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपने WDV के अमाउंट से कम है, तो यहाँ पे अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा क्योंकि अपना WDV 10 लाख है, अपन ने पूरा ब्लॉक बेच दिया, तो अपने पास कोई भी असेट पेंडिंग है, तो अपन डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते यहाँ पे, और अपना लॉस आ जाएगा 2 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब ये हो गया अपना पूरा ब्लॉक बेच दिया अपन ने ये पूरा ब्लॉक बेच दिया, तो उसका देखिए। अब अपन बात करते अगर अपन ने 4 ही असेट बेचे, अपना ब्लॉक था 5 असेट का, उसमें से अपन ने 4 बेच दिए, अब ध्यान से सुनो, अब 4 बेच दिए अपन ने, तो देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है अपना WDV है 10 लाख रुपए और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 12 लाख रुपए। WDV अपना 10 लाख रुपए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है अपना 12 लाख रुपए। अब यहाँ पे देखो अपन ने 5 में से 4 असेट बेचे, तो अपने पास एक असेट पेंडिंग है अभी भी। यहाँ पे नोट क्या लिखा था मैंने, डिप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए एक तो ब्लॉक में असेट भी होना और ब्लॉक का WDV भी होना, ब्लॉक में असेट भी होना और ब्लॉक में WDV भी होना, रिटर्न डाउन वैल्यू भी होना, ब्लॉक में असेट भी होना और ब्लॉक में WDV भी होना। तो देखो यहाँ पे देखो, अब ब्लॉक में असेट तो है 5 असेट थे, 5 में से अपन ने 4 बेच दिए, तो ब्लॉक में एक असेट तो पेंडिंग है अपना, ओके। अब WDV की बात करते हैं। अब WDV अपना 10 लाख रुपए और उसमें से अपना 12 लाख रुपए आ गया, तो अपना जो है ये एक्सिस मिला अपने को, तो जो ब्लॉक है अपना जो WDV अपना वो नील हो जाएगा और उसके ऊपर अपने को 2 लाख रुपए मिला, उसके ऊपर अपने को 2 लाख रुपए का गेन हुआ है यहाँ पे, उसके ऊपर 2 लाख रुपए का गेन हुआ। तो अपना WDV देखा जाए तो एक प्रकार से नील हो गया यहाँ पे, WDV अपना नील हो गया यहाँ पे, ब्लॉक ऑफ असेट में एक असेट पेंडिंग है,
WDV अपना नील हो गया, यहाँ पे WDV नील हो गया है। डिप्रिसिएशन क्लेम करने की कंडीशन क्या है, एक तो ब्लॉक में असेट भी होना और WDV भी होना। यहाँ पे WDV अपना खत्म हो गया है पर ब्लॉक में एक असेट पेंडिंग है, ब्लॉक में एक असेट पेंडिंग है। अपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना है, ब्लॉक में असेट भी होना और ब्लॉक में WDV भी होना। यहाँ पे WDV तो अपना खत्म हो गया, तो अपन यहाँ पे जो एक असेट जो बचा है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं, एक जो असेट बचा है उसके ऊपर अपन डिप्रिसिएशन अब क्लेम नहीं कर सकते, डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि जो ब्लॉक में अपना WDV ही पेंडिंग नहीं है, जो ब्लॉक में अपना WDV ही पेंडिंग नहीं है, ब्लॉक में अपना WDV पेंडिंग नहीं, तो अपने यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा अपना 2 लाख रुपए का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा अपना 2 लाख रुपए का। अब देखो यहाँ पे, अब जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपना WDV से सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे भी अपना ब्लॉक ऑफ असेट में एक असेट पेंडिंग है, अपना WDV यहाँ पे नील हो जाएगा क्योंकि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपना WDV सेम है, तो अपना WDV नील हो गया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपना सेम है WDV से, तो WDV का जो अमाउंट है, WDV का जो अमाउंट है वो अपना नील हो गया, WDV का अपना अमाउंट नील हो गया। पर अपने ब्लॉक में अभी भी एक असेट पेंडिंग है, ब्लॉक में अभी भी एक असेट अपना पेंडिंग है, ब्लॉक में अभी भी एक असेट अपना पेंडिंग है। तो देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना डिप्रिसिएशन के लिए, तो ब्लॉक में एक असेट पेंडिंग है, ब्लॉक में WDV जो है अपना अमाउंट के देखा जाए WDV अपना नील हो गया, तो अपन डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे भी नो प्रॉफिट नो लॉस क्योंकि अपना WDV फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से सेम है। अब देखो, अब लास्ट बात है, अब देखो यहाँ पे ब्लॉक में 5 असेट थे, 5 में से 4 बेच दिया अपन ने, तो एक असेट पेंडिंग है। WDV अपना 10 लाख रुपए और अपन ने बेच दिया ये 8 लाख रुपए में, अपन ने ये बेच दिया 8 लाख रुपए में। 2 लाख रुपए अपना अभी भी अपना बाकी है, 2 लाख रुपए अपने ब्लॉक में अभी भी बाकी है, 2 लाख रुपए अपने ब्लॉक में अभी भी अमाउंट बाकी, अपना अमाउंट बाकी। अब यहाँ पे ब्लॉक में असेट भी है, ब्लॉक में अमाउंट भी है, ब्लॉक में असेट भी है, ब्लॉक में अमाउंट भी है, ब्लॉक में असेट भी है, ब्लॉक में अमाउंट भी है, ब्लॉक में असेट भी है, ब्लॉक में अमाउंट भी, तो अपन यहाँ पे अब डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, अपन यहाँ पे अब डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो देखो डिप्रिसिएशन की सबसे मेन कंडीशन इनकम टैक्स में, देखो इनकम टैक्स में अपना ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट चलता है, ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट चलता है। तो अपन जितना भी ब्लॉक होता है, फर्नीचर का एक ब्लॉक बन जाता है, तो जितना भी फर्नीचर है अपने पास वो अपन एक ब्लॉक में डाल देते और ब्लॉक के अमाउंट के ऊपर अपन डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, ब्लॉक के अमाउंट के ऊपर अपन डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, ब्लॉक के अमाउंट के ऊपर अपन डिप्रिसिएशन क्लेम। अब ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही अपन ने बेच दिया, पूरा का पूरा ब्लॉक ही अपन ने बेच दिया, तो अपने पास कोई असेट ही पेंडिंग नहीं है, तो अपन डिप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर सकते। अगर ये ब्लॉक में अमाउंट बचा पर ये अपने पास असेट है क्या, नहीं, तो अपन ने पूरा असेट पूरा ब्लॉक बेच दिया, तो अपन डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। अगर ब्लॉक में एक भी असेट बचा, अगर ब्लॉक में अपना एक भी असेट बचा, तो अपने को WDV चेक करना पड़ेगा, क्या WDV है अपना। अगर WDV अपना पेंडिंग है, ब्लॉक पूरा ब्लॉक में से आधे असेट बेच दिया और एक असेट पेंडिंग है अपना, और एक असेट के लिए अपना WDV पेंडिंग है। अब ये WDV कब पेंडिंग होगा, जब अपन ने लॉस में, जब अपन ने कम अमाउंट में, जो ब्लॉक का अमाउंट है उससे कम अमाउंट में अगर बेच दिया होगा, तो अपने पास ये असेट के लिए एक कोई तो WDV पेंडिंग रहेगा, अपने पास WDV आएगा और WDV के ऊपर अपन डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो देखो एक तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ज्यादा आ गया, तो दोनों केस में देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ज्यादा आ गया तो अपना WDV नील हो जाएगा और असेट तो आ जाएगा। जब अपन ने पार्ट सेल किया ब्लॉक का तो उसमें असेट आ जाएगा, पर फुल ब्लॉक सेल कर दिया तो उसमें असेट भी नहीं बचा, WDV भी नहीं बचा, तो अपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना, एक तो ब्लॉक में असेट भी होना, ब्लॉक में WDV भी होना। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर ज्यादा है तो होल ब्लॉक सेल कर दिया तो अपना WDV भी नहीं बचा, असेट में ब्लॉक में अपना असेट भी नहीं बचा, तो अपन डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। और जो भी अपना अमाउंट आ गया, जो भी अपना अमाउंट आया वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपने WDV से सेम है, तो अपना अगर पूरा ब्लॉक बेच दिया आपने तो नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाएगा। डिप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए ब्लॉक में असेट भी नहीं है, ब्लॉक में WDV भी नहीं है। अगर पार्ट ऑफ असेट बेच दिया उसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन WDV सेम है अपना, पर यहाँ पे अपना WDV सेम होने की वजह से यहाँ पे WDV पेंडिंग नहीं रहेगा, अपना एक असेट पेंडिंग रहेगा, पर उसके ऊपर अपन डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। लास्ट कंसेप्ट अपना, अगर इसमें मतलब लास्ट कंसेप्ट मतलब इसमें अपना लास्ट पॉइंट है, अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपने WDV से कम रहा तो यहाँ पे ब्लॉक में अमाउंट बच जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक में अमाउंट बच जाएगा, पर अपने को चेक करना पड़ेगा कि ब्लॉक में असेट बच जाएगा।
ब्लॉक में अमाउंट तो बचेगा, पर अपने को चेक करना पड़ेगा कि ब्लॉक में असेट बचा है। अगर ब्लॉक में असेट बचा है तो अपन यहाँ पे डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे, अपन यहाँ पे डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। समझा? इंडेक्सेशन का बेनिफिट डिप्रिसिएबल असेट में नहीं मिलेगा। अपने को चेक करना पड़ेगा कि पूरा ब्लॉक बेचा है या फिर पार्ट ऑफ ब्लॉक बेचा है। पूरा ब्लॉक बेचा है तो अपन डिप्रिसिएशन कोई भी केस में क्लेम नहीं करेंगे, डिप्रिसिएशन कोई भी केस में क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा ब्लॉक बेचा है, असेट ही पेंडिंग नहीं है अपने पास। पार्ट ऑफ ब्लॉक बेचा है, पार्ट ऑफ ब्लॉक बेचा है अपन ने, और फिर यहाँ पे अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और WDV कंपेयर करना पड़ेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ज्यादा है तो अपना WDV नील हो जाएगा और पार्ट ऑफ असेट बचा है, पर अपन उसके डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे। अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपने WDV से कम है तो यहाँ पे असेट भी बाकी और WDV में वैल्यू भी बाकी, तो अपन यहाँ पे डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे, डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। इसके लिए आपको, मैं मानता हूँ कि इसके लिए आपको डिप्रिसिएशन को थोड़ा नॉलेज लगेगा, थोड़ा नॉलेज लगेगा। तो जब अपन PGBP पढ़ेंगे और उसके बाद जब आप ये पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको जितना अभी बोला है इतना समझ में आया होगा। भाई भगाया ने आपको पूरा एग्जांपल के साथ समझाया, तो देखो एक बार एग्जांपल पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लॉक ऑफ असेट और जो WDV वो कैसे कंपेयर करना है। आपने को दो चीज देखनी, एक ब्लॉक में असेट है क्या और WDV है क्या, उसके हिसाब से आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म, अब जो गेन है, गेन और लॉस जो है आपके अकाउंट्स के लॉजिक से निकाल सकते। WDV से ज़्यादा अमाउंट मिला अपने को तो अपना गेन है, WDV से अपना कम अमाउंट मिला अपने को तो अपने को लॉस है। तो उस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। समझ में आया क्या? बोलो ना, समझ में आया क्या? तो ये हो गया आपका कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ डिप्रिसिएबल असेट। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं, पीरियड ऑफ होल्डिंग अपने को चेक करने का, क्योंकि हमेशा यहाँ पे अपन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही निकालेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये 54F का आपको जब अपन 54 सीरीज की वो रिलीज पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ये पॉइंट आपको ये समझ में आ जाएगा। ये हो गया अपना डिप्रिसिएबल असेट का पॉइंट। 54F का एग्जम्पशंस का पॉइंट अभी छोड़ दो। अब बात करते हैं कैपिटल गेन इन केस ऑफ मार्केट लिंक डिवेंचर और स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड। ये भी पॉइंट मैंने आपको लिख के दिया था ऊपर, आ जाओ यहाँ इंडेक्सेशन में देखा 50A अपना सेक्शन, तो देखो इंडेक्सेशन में आ गया अपन का यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म के ऊपर भी लिखा था एक नोट, कैपिटल गेन अराइज इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक डिवेंचर। अपन 50A में पढ़ेंगे, ऐसा मैंने तब बोला था। 50A अपना आ गया, तो मार्केट लिंक डिवेंचर और स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड, मार्केट लिंक डिवेंचर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड, इस केस में भी अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा हमेशा, तो देखो सबसे पहला पॉइंट मार्केट लिंक डिवेंचर्स क्या होता है। मार्केट लिंक डिवेंचर्स मतलब क्या होता है, जो भी डिवेंचर्स अपन परचेस करते उसका जो रिटर्न है वो मार्केट की किसी बेसिस पे अपने को मिलता है। समझो डिवेंचर्स मैंने परचेस कर लिया और वो मार्केट लिंक है। अब मार्केट लिंक में क्या बोला है उन्होंने, अगर सेंसेक्स बढ़ा तो आपको डिवेंचर्स का इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा, अगर सेंसेक्स कम हुआ तो आपको डिवेंचर्स का इंटरेस्ट कम मिलेगा। अगर निफ्टी बेस मतलब मार्केट लिंक डिवेंचर और निफ्टी के ऊपर बेस, तो निफ्टी का अगर रेट बढ़ा तो अपने को डिवेंचर्स के रिटर्न अच्छे मिलेंगे। निफ्टी का अगर रेट कम हुआ, निफ्टी गिरने लगा, तो अपने को डिवेंचर्स के ऊपर का इनकम अपना कम हो जाएगा, डिवेंचर्स के ऊपर का इन्वेस्टमेंट इनकम अपना कम हो जाएगा। तो ये होता है मार्केट लिंक डिवेंचर। मार्केट लिंक डिवेंचर मतलब जिसका जो इनकम है, जो रिटर्न है, वो लिंक होता है मार्केट के किसी रिटर्न से या मार्केट की किसी अंडरलाइन सिक्योरिटी से। अब अंडरलाइन सिक्योरिटी मतलब उन्होंने बोलो कि समझो टाटा
टाटा कंपनी ने उनके डिवेंचर्स दे दिए और उन्होंने बोला अगर हमारे कंपनी के शेयर्स बढ़ गए तो आपको डिवेंचर्स का इंटरेस्ट भी अच्छा मिलेगा। अगर आपकी कंपनी मतलब टाटा कंपनी के शेयर्स के वैल्यू कम हो गए तो डिवेंचर्स के ऊपर का इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो ये होता है मार्केट लिंक डिवेंचर्स। मार्केट लिंक डिवेंचर मतलब उनका जो इनकम है वो मार्केट के अंडरलाइंग असेट्स, मार्केट के अंडरलाइंग सिक्योरिटी से वो कंपेयर किया जाता है और उसके हिसाब से अपने को रिटर्न मिलता है, उसके हिसाब से अपने को रिटर्न मिलता है। तो देखो रिटर्न आर लिंक्ड टू द मार्केट रिटर्न और एनी अदर अंडरलाइंग सिक्योरिटी और इंडेक्स। तो इंडेक्स या फिर मार्केट की कोई सिक्योरिटीज के ऊपर उसका रिटर्न डिपेंड होता है। उसके बाद में स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे किस म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो यहाँ पे जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं, जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं तो जिसमें 35% ऑफ टोटल प्रोसीडिंग जो होता है वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है इक्विटी शेयर्स में। सॉरी, इक्विटी ओरिएंटेड अलग होते हैं, इक्विटी मतलब मैक्सिमम पोर्शन उनका इक्विटी में होता है। यहाँ पे 35% दिया। तो देखो 35% ऑफ इट्स टोटल प्रोसीड्स इन्वेस्ट उन्होंने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा होगा ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी एंड एक्वायर ऑन और आफ्टर 1/4/2023। स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड जिनका उन्होंने मतलब ये अगर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड अब ये 35% उन्होंने इन्वेस्ट किया है नहीं किया, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन उनके म्यूचुअल फंड जब अपन परचेस करते हैं उसमें दिए हुए रहते, या फिर वो बोल देती कि आप 50AA के अंदर इसका बेनिफिट ले सकते हो, ऐसा उन्होंने डिफाइन करके रखते हो। तो देखो स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड अगर 35% उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा होगा इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी और वो अपन जो म्यूचुअल फंड ले रहे वो अपन ऑन और आफ्टर 1/4/2023 के बाद ले रहे होंगे तो अपने को ये सेक्शन में अपना कैपिटल गेन कंप्लीट होगा। ये सेक्शन में अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर से अपने यहाँ पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। तो मार्केट लिंक डिवेंचर्स और स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड, मार्केट लिंक डिवेंचर और स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक कौन से जिसका 35% ऑफ मोर ऑफ इट्स टोटल प्रोसीडिंग इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी ने उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा होगा। तो अपन ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक डिवेंचर्स का कैपिटल गेन अपन 50AA सेक्शन में निकालेंगे 50AA सेक्शन में निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे अपना सेल कंसिडरेशन आ जाएगा माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस आ जाएगा, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। उसमें से अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डायरेक्ट माइनस कर देंगे। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन डायरेक्ट माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो देखो मार्केट लिंक डिवेंचर जो होते हैं और स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड इस पे अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, इसमें अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिला और जो भी अपना कैपिटल गेन आ जाएगा फिर अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। समझ में आया? मार्केट लिंक डिवेंचर और स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में जिसका 35% अगर क्वेश्चन आया तो ऐसा मेंशन कर देगा कि 35% से ज़्यादा उन्होंने इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है। डोमेस्टिक कंपनी अगर इक्विटी शेयर उन्होंने बोला कि इक्विटी शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी तो यहाँ पे वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, अपने को नॉर्मल इससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर अगर उन्होंने बोल के रखा कि डोमेस्टिक कंपनी ने इन्वेस्ट करके रखा है तो अपने को ये सेक्शन से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा, अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा, अपना हमेशा यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। समझ में आएगा? मार्केट लिंक डिवेंचर्स और स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड सेक्शन 50AA ये हो गया अपना सेक्शन। ऊपर जो नोट लिख के दी थी तो आपको वो समझ में आया होंगे कि ऊपर नोट लिखी और उसका पर्टिकुलर सेक्शन ये। अब बात करते हैं स्लम से। तो देखो स्लम सेल मतलब क्या होता है? अगर टाटा कंपनी के बहुत सारे उनके बिजनेसेस हैं, उन्होंने टाटा सॉल्ट जो उनका यूनिट है, टाटा सॉल्ट का जो यूनिट है उनका, ये उन्होंने बेचने का सोच लिया। अब टाटा सॉल्ट में ये जो स्लम सेल का प्रोविजन है ये 2000 के आसपास आया हुआ है, 2002-3 समथिंग। तो जब रेमंड ने कोई सीमेंट का उनका वेंचर था, उस सीमेंट कंपनी में जब उन काम करते थे, रेमंड ही था शायद, तो सीमेंट कंपनी ने उनका जो यूनिट है सीमेंट कंपनी का उन्होंने वो सोल्ड कर दिया था किसी कंपनी को। तो तब ये स्लम सेल का लाया था
तो ये स्लम से मतलब अराइज हुआ था कि ये कंसेप्ट भी आ सकता है कि अगर कोई यूनिट बेच दिया तो उसके केस में स्लम सेल हो जाएगा, वो पूरा यूनिट बेच दिया तो यूनिट बेच दिया तो उसके ऊपर कैपिटल गेन भी आ सकता है। अब दिक्कत क्या आ रही थी, अब समझो टाटा कंपनी ने उनका सॉल्ट का यूनिट बेच दिया, सॉल्ट का यूनिट बेच दिया। अब यहाँ पे उनके पास इनका सॉल्ट का एक अलग बैलेंस शीट होगा जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, अलग अलग टाइप के एसेट, इधर लाइबिलिटी, क्रेडिट, अदर लाइबिलिटी, लोन्स, एडवांसेस सारा होगा। उसके बाद में यहाँ पे डेटर्स, क्रेडिटर्स जो भी उनकी बैलेंस शीट होंगी यहाँ पे उनका कैपिटल आ जाएगा, इनका कैपिटल आ जाएगा। अब अगर सॉल्ट का यूनिट उन्होंने बेच दिया, अगर सॉल्ट का यूनिट बेच दिया, अब टाटा बहुत बड़ी कंपनी, उन्होंने उसमें से सॉल्ट का यूनिट बेच दिया, अब सारे एसेट के ऊपर उनको कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा, सारे एसेट के ऊपर उनको कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसमें टाइम जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन लाया स्लम सेल नाम का, तो उसमें आपने अगर सॉल्ट का यूनिट बेच दिया, आपने अगर सॉल्ट का यूनिट बेच दिया तो आप डायरेक्ट ये अगर एक एक एसेट के वैल्यूएशन निकालने से अच्छा आप क्या करो, ये पूरी बैलेंस शीट ही आपने अगर बेच दी, ये पूरा बैलेंस शीट आपने ये पूरा सॉल्ट का बिजनेस ही बेच दिया समझो, उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको पूरे कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। तो आपने अगर सॉल्ट का डिवीजन ही बेच दिया, सॉल्ट का यूनिट ही बेच दिया आपने, तो उसको बोलेंगे स्लम सेल, उसको बोलेंगे स्लम सेल। तो देखो स्लम सेल का डेफिनेशन, सेल ऑफ यूनिट, अंडरटेकिंग और डिवीजन। तो सेल ऑफ अंडरटेकिंग, यूनिट और डिवीजन अगर बेच दिया अपन ने तो उसमें उस केस में अपना स्लम सेल आ जाएगा, उस केस में अपना स्लम सेल आ जाएगा, तो उस केस में अपना स्लम सेल आ जाएगा। यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेना बाद में, इधर ठीक नहीं हो सकता। तो देखो अगर कोई यूनिट बेचा या कोई अंडरटेकिंग बेचा, कंपनी में कोई यूनिट बेचा या फिर कोई अंडरटेकिंग बेचा, तो उस केस में उनका स्लम सेल अराइज होगा, उस केस में उनका स्लम सेल अराइज होगा। और उस केस में अपने को पर्टिकुलर असेट की कैपिटल गेन नहीं निकालना पड़ेगा, पूरा असेट का अपने को कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा, पूरा असेट के ऊपर अपने को कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये जो स्लम सेल है, ये जो स्लम सेल है, अब ये अंडरटेकिंग जो है, अब ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, तो ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा, तो यहाँ पे अपने को 36 मंथ चेक करना पड़ेगा। 36 मंथ से अगर ज्यादा ये यूनिट होल्ड करके रखा होगा तो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा और अपना 20% से टैक्सेबल हो जाएगा, और 36% से अगर कम ये यूनिट होल्ड करके रखा होगा तो अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, और अपना ये नॉर्मल टैक्स रेट से, नॉर्मल स्लैब रेट से अपन इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। तो अपने को स्लम सेल के लिए अपने को देखना पड़ेगा ये यूनिट जो है, ये अंडरटेकिंग, ये यूनिट जो है ये 36 मंथ से अगर ज्यादा होल्ड करके रखा होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 36 मंथ से अपन कम होल्ड करके रखा होगा तो अपने को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 36 मंथ याद रखना, 36 मंथ जो अपना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी, उसमें भी अदर असेट सॉरी दो असेट जो उनके लिए अपन 36 मंथ का क्राइटेरिया लगाते थे, तो उसमें भी अपने को एक स्लम सेल ऐड कर देना पड़ेगा जो अपना मोर देन 36 मंथ है, मोर देन अगर 36 मंथ रहा तो अपना लॉन्ग टर्म, लेस देन 36 मंथ रहा तो अपना शॉर्ट टर्म। तो कोई भी यूनिट अंडरटेकिंग डिवीजन बेच दिया कोई भी कंपनी ने तो उसमें स्लम सेल आ जाएगा, स्लम सेल आ जाएगा। अब कैलकुलेशन कैसे होता है स्लम सेल का, तो अपने को फिर से वही कैलकुलेशन करना आने पड़ेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे जो अमाउंट अपने को मिला है वो लेना पड़ेगा, पर यहाँ पे अपने को दो अमाउंट कंपेयर करना पड़ेगा, एक तो FMV1, FMV2 फेयर मार्केट वैल्यू जो मिला है अपने को, वो दोनों के हिसाब से अपने को कंपेयर करना पड़ेगा, और जो हायर है FMV1, FMV2 से जो हायर है वो अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद में ट्रांसफर एक्सपेंसेस, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, उसमें से अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मैंने इंडेक्सेशन की जब लिखा था मैंने उसमें आपको फिर से एक पॉइंट लिख के दिया था, उसमें आपको स्लम सेल लिख के दिया था कि स्लम सेल के ऊपर अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। तो देखो अपना डिप्रिसिएशन एसेट हो गया यहाँ पे, स्लम सेल हो गया, और मार्केट लिंक डिबेंचर्स का अपन पॉइंट पढ़ लिया। आप स्लम सेल पढ़ रहे हैं अपन जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट अपने को नहीं मिलने वाला है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट अपने को नहीं मिलने वाला है। अब इसमें से बस बॉन्ड डिबेंचर्स का बस एक्सप्लेन करना, और 112 अपन पढ़ेंगे, 112 एक जो नया सेक्शन लाया उन्होंने बोल के रखा है इंडेक्सेशन, वो अपन पढ़ेंगे। तो देखो स्लम सेल में अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से माइनस अपने को ट्रांसफर एक्सपेंसेस कर देने पड़ेंगे। उसके बाद में नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, नेट सेल कंसिडरेशन में से अपने को डीम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देना पड़ेगा, जो अपना नेट वर्थ आ जाएगा, जो अपना नेट वर्थ आ जाएगा। उसके बाद में अपने को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आ जाएगा। अगर यूनिट 36 मंथ से ज्यादा होल्ड करके रखूंगा तो अपना लॉन्ग टर्म आ जाएगा, और 36 मंथ से कम होल्ड करके रखना होगा तो अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा। अब आपको
अकाउंट्स में आपने अगर पढ़ा होगा, अकाउंट्स में आपने अगर ये पढ़ा होगा तो देखो ये है मेरी बैलेंस शीट, इसके लिमिटेड है, ये मेरी बैलेंस शीट है। कोई भी बिजनेस अगर सोल्ड करते हैं, कोई भी बिजनेस अपन सोल्ड कर देते हैं तो वो कैसे सोल्ड होता है, तो देखो एक तो बिल्डिंग रहेगा अपना, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, जो भी रहा यानी यहाँ पे क्रेडिटर्स, लोन्स, ये अपना बैलेंस शीट रहेगा, यहाँ पे अपना कैपिटल आ जाएगा, यहाँ पे अपना कैपिटल आ जाएगा। अगर मैंने ये बिजनेस सोल्ड किया, मैंने ये बिजनेस मेरा सोल्ड किया, तो मैं क्या करूँगा लगभग मैं अपना बुक वैल्यू के हिसाब से भी, मैं अगर बुक वैल्यू के हिसाब से भी मैं अगर बिजनेस सोल्ड करके रखूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये सारे वैल्यू का ऐड कर दूंगा, मतलब असेट लूंगा, मेरे सारे असेट जो मैं बेच देने वाला हूं और उसमें से मेरी लाइबिलिटी माइनस कर दूंगा, मेरी लाइबिलिटी जो है माइनस कर दूंगा, तो सारे असेट की टोटल आ जाएंगे, यहाँ पे सारी असेट की टोटल आ जाएंगे माइनस लाइबिलिटी की टोटल आ जाएंगी और अपना यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। और उस केस में उस अमाउंट पे मैं सामने वाले को ये पूरा बेच दूंगा, उस अमाउंट में मैं सामने वाले को पूरा मेरा बिजनेस बेच दूंगा, मेरे एसेट की टोटल, क्योंकि अगर लॉस में भी बेचा मैंने, मतलब जो बिल्डिंग की वैल्यू, आज की बिल्डिंग की वैल्यू वही नहीं रहेंगी ना, चलो प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएशन हो सकता है, फर्नीचर डिप्रिसिएशन हो सकता है, और जो डेटर्स है वो तो वही अमाउंट पे बेचेंगे, तो जो भी पैसा मेरे को मिलने वाला है या फिर मेरे पास जो अवेलेबल है उसका रिटर्न डाउन वैल्यू पे तो मैं बेचूंगा, आगे वाले को, सामने वाले को रिटर्न डाउन वैल्यू पे तो बेचूंगा मेरा असेट। तो देखो रिटर्न डाउन वैल्यू पे बेचूंगा, तो रिटर्न डाउन वैल्यू में से मैं बिल्डिंग का पैसा लूंगा, प्लांट एंड मशीनरी का पैसा लूंगा, फर्नीचर और डेटर्स का भी पैसा लूंगा। अब जो क्रेडिटर का पैसा है, क्रेडिटर का पैसा मेरे को देना पड़ेगा, क्रेडिटर का पैसा जो लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी मैं माइनस कर दूंगा यहाँ से, लाइबिलिटी माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट पे मैं सामने वाले को मेरा जो बिजनेस है वो सोल्ड कर दूंगा, उस अमाउंट पे मैं बिजनेस सोल्ड करूंगा। अब असेट माइनस लाइबिलिटी करने से अच्छा क्या मैं कैपिटल पे, ये कैपिटल का जो अमाउंट है उस पे ये पूरा बिजनेस सोल्ड कर सकता हूँ? हाँ, क्योंकि कैपिटल का भी क्या आएगा फॉर्मूला है, यहाँ पे सारे असेट की टोटल लो और सारी लाइबिलिटी की माइनस कर दो और जो अपना कैपिटल गेन है, सॉरी कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ना, कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, सारे असेट का टोटल लो, सारी लाइबिलिटी का टोटल माइनस कर दो और अपना कैपिटल का जो अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस है, अपना कैपिटल का अमाउंट है अपने बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल जो होता है उसका अमाउंट जो होता है वो अपने को आ जाएगा, अपना बैलेंसिंग फिगर एज अ बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आ जाएगा। अब ये अमाउंट पे बेचने का सोचो या फिर ये अमाउंट पे बेचने का सोचो तो अमाउंट सेम आ जाएगा, क्योंकि ये भी असेट माइनस लाइबिलिटी और ये भी असेट माइनस लाइबिलिटी, ये भी असेट माइनस लाइबिलिटी, तो ये भी अमाउंट पे अपन बेच सकते हैं और ये भी अमाउंट पे बेच सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अमाउंट सेम आ जाएंगे, अब ये तो आपको समझ में आया कि अगर बिजनेस बेचने का भी फिक्स किया अमाउंट ने, जो बैलेंस शीट में अमाउंट है उस अमाउंट पे भी बेचने का अगर फिक्स कर लिया तो मैं असेट की अमाउंट लूंगा, उसमें से लाइबिलिटी की अमाउंट माइनस कर दूंगा और उस अमाउंट पे सामने वाले को मेरा बिजनेस बेच दूंगा, उस अमाउंट पे सामने वाले को मेरा बिजनेस बेच दूंगा। अब बात को समझो, अब मेरी बिल्डिंग के अमाउंट, आप स्लम सेल में चाहते हैं, अब अपन बिल्डिंग के अमाउंट जो मेरे WDV वही रहेंगे क्या? नहीं, मेरी WDV नहीं रहेंगे। ये जो अगर मेरे पास कोई लैंड होती थी, अभी यहाँ पे लैंड भी ऐड कर देते थे अपन, लैंड, अब ये लैंड की वैल्यू WDV अगर मैंने 2001 में ये लैंड परचेस करके रखी होंगी और उसकी वैल्यू होंगी समझो 10 लाख रुपए, तो आज इसकी वैल्यू 10 लाख रुपए नहीं होंगी, आपको यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। तो यहाँ पे लैंड की अमाउंट, आज की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? आज की फेयर मार्केट क्या है? अब समझो मैं ये बिजनेस जो है वो अच्छी तरीके से बेचना चाहता हूँ, अब WDV से नहीं बेचेंगे अपन ये पूरा प्रॉफिट जो अपन बिजनेस के दिमाग से बेचेंगे, अपन पूरा बिजनेस के दिमाग से बेचेंगे। तो देखो अगर अपने को सादा बिजनेस बेचना होता, अगर अपने को ग्राफ में अगर बिजनेस बेचा होता WDV तो अपन क्या कर देते? असेट माइनस लाइबिलिटी कर देते थे, असेट माइनस लाइबिलिटी कर देते थे। अब अपने को अच्छे तरीके से बिजनेस बेचना है, अपने को पूरा अच्छे तरीके से बिजनेस बेचना है ना, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा अपना लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, उसके बाद में डेटर्स, अपने क्रेडिटर्स, लोन, ये अपना आ जाएगा और अपना यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा, अपना यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा। अगर आपने WDV के हिसाब से भी अगर बेचना चाहिए तो आपको इसका टोटल लेना पड़ेगा और उसमें से ये टोटल माइनस कर देना पड़ेगा। आपको कैपिटल के अमाउंट से अपन बेच सकते थे, अपन कैपिटल के अमाउंट से अपन बिजनेस बेच सकते थे। अब अपन बात करते हैं बिजनेस माइंडसेट के। अब जो बड़े बड़े बिजनेस की डील होती है उस डील में अगर बेचे जाते बिजनेस, उस डील में अगर बिजनेस बेचे जाते, यहाँ पे अपना बिजनेस है,
अपने को बेचने का पूरा पर्पज नहीं, यहाँ पे अपन बेचने के हिसाब से ही सोचे थे कि अपने को लॉस हो रहा है तो अपन बेच देंगे, डब्ल्यूडीवी के हिसाब से पूरा बिजनेस बेच देने का अपने को, डब्ल्यूडीवी के हिसाब से। तो यहाँ पे अपन ने एसेट माइनस लायबिलिटी कर लिया और बिजनेस बेच दिया, पर यहाँ पे अपना बेचने का कोई इरादा नहीं था, सामने वाले से अच्छी ऑफर आ रही थी इसलिए अपन ने बेचने का यहाँ पे सोचा है। अब जो लैंड का अमाउंट है, अब लैंड का अमाउंट मैंने अगर 2001 में लैंड परचेस की होंगी तो उसका आज का वैल्यू तो सेम नहीं होगा। तो लैंड का वैल्यू अगर मैं लैंड अगर सामने वाला परचेस कर रहा हूँ तो ये फेयर मार्केट वैल्यू पे बेचूंगा मैं, ऑब्वियस बात है फेयर मार्केट वैल्यू पे बेचूंगा मैं। बिल्डिंग भी मैं फेयर मार्केट वैल्यू पे बेचूंगा, बिल्डिंग में भी फेयर मार्केट वैल्यू का, जितने भी असेट का मैं यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू निकाल सकता हूँ, उस असेट का फेयर मार्केट वैल्यू पे ही मैं सामने वालों को बेचूंगा। मैं खुद का नुकसान क्यों कर लूंगा भाई, मैं खुद का नुकसान तो नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि मेरा बेचने का कोई इरादा नहीं, मैं यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट के हिसाब से बेचा हूँ। अगर सामने वाले ने मेरी जो कीमत है फेयर मार्केट वैल्यू, उस कीमत से मेरे को अगर पैसा देने का सोचा है उसने तो मैं उसको बेच सकता हूँ। यहाँ पे मेरा कोई इरादा नहीं था, यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा था इसलिए मैंने डब्ल्यूडीवी बेच दिया, एसेट माइनस लायबिलिटी कर लिया और बेच दिया। यहाँ पे मेरा कोई भी इरादा नहीं, तो जितने भी असेट होंगे मेरे, जितने भी असेट होंगे मैं वो क्या करूंगा, मैं फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको बेचने का सोचूंगा, फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको बेचने का सोचूंगा। सारे जो असेट का फेयर मार्केट वैल्यू निकालूंगा मैं और उसके बेसिस के हिसाब से उसको बेचने का सोचूंगा, और उसके बाद में उसमें से लायबिलिटी का अमाउंट माइनस कर दूंगा और अपनी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे जो कैपिटल का अमाउंट है, यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे पूरा फेयर मार्केट वैल्यू लिया। अपना कैपिटल का यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्यों आ रहा था, क्योंकि अपन ने डब्ल्यूडीवी का ही अपन ने यहाँ पे वैल्यू लिया, उसमें से डब्ल्यूडीवी अपन माइनस कर दिया और अपना कैपिटल का अमाउंट आ जाता था। पर यहाँ पे अपन ने फेयर मार्केट वैल्यू लिया है, जो भी असेट अपन बेच रहे उसका फेयर मार्केट वैल्यू लिया है, तो अपना कैपिटल का अमाउंट, अपना बेचने का अमाउंट नहीं आएगा। अपना यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये बहुत अच्छा आएगा, जो मार्केट में वैल्यू चल रही उसके हिसाब से वो अमाउंट आ जाएगा अपना, और उसके हिसाब से अगर अपने को पैसा मिल रहा होगा तो अपन बेचेंगे। तो फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से अपन बेचेंगे यहाँ पे एसेट, फेयर मार्केट वैल्यू से हिसाब से अपन बेचेंगे एसेट। अब जो भी यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी अपन यहाँ पे देखो फेयर मार्केट वैल्यू 1 और 2। अब ये क्या क्या होता है देखते। अब फेयर मार्केट वैल्यू जो होता है, एसेट ट्रांसफर हुए और जो मनी रिसीव हुआ है, नीचे फेयर मार्केट वैल्यू देखो FMV1 क्या है, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल ऑफ द यूनिट। जो यूनिट है उसका A प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल करने का है। और FMV2 क्या है अपना E प्लस एफ प्लस जी प्लस एच। क्या है भाई, ABCD सीखा रहे हैं तो हाँ अब ABCD सीखते हैं। अब तो देखो मैंने क्या बोला, जिसका भी असेट का अपने को फेयर मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं, जिस असेट का अपन फेयर मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं उस असेट का अपन फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे। तो देखो जिस असेट का फेयर मार्केट वैल्यू, अब शेयर्स का अपन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का फेयर मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अपन फेयर मार्केट वैल्यू पे उसको बेचेंगे। तो देखो सी अपना हो गया फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, सी अपना हो गया फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी। अब लायबिलिटी तो अपन माइनस कर देंगे, ऑब्वियस बात है अपन लायबिलिटी माइनस कर देंगे। असेट माइनस लायबिलिटी पे अपन बिजनेस बेचने वाले, असेट माइनस लायबिलिटी अपन बिजनेस बेचने वाले। तो देखो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी का अपना फेयर मार्केट वैल्यू में चेक। जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसमें अपन बेचने की कोशिश करें तो अपन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे बेचेंगे, उसके ऊपर बेचने की कोशिश करें या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे बेचेंगे, या फिर मार्केट में जो वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से बेचेंगे। पर अपन यहाँ पे स्लम सेल का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अपन स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू के हिसाब से अपन बेचते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाल सकती है और जो अपना परफेक्ट अपना कैलकुलेशन हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपना एक एक्यूरेट बेसिस हो जाएगा उसको कैलकुलेट करने का। इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन देखने के लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन हो जाएगा। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ले लिया आपने, तो देखो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी ले लिया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ले ली। अब जो भी ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क है तो उसका वैल्यूएशन अपन ओपन मार्केट वैल्यू से ले सकते हैं। अब गोल्ड मैंने पुराना परचेस करके रखा होगा मेरे बिजनेस के लिए और उसका आज का वैल्यू, तो उसका ओपन मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा अपने को। तो जिसका भी आज का वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, गोल्ड प्लांट एंड मशीनरी तो डेप्रिसिएबल है, उसका आज का वैल्यू अपन निकाल नहीं सकते, पर गोल्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, शेयर्स एंड सिक्योरिटी एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज ही अपन यूज कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज अपन होल्ड करके रखते हैं, ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क भी अपन
एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होल्ड करके रख रहे हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अपन ने होल्ड करके रखा है, जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अपन ने होल्ड करके रखा है, इसका ऑब्वियसली इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये भी जब भी अपन बेचेंगे, जब भी अपन मार्केट में एज यूजुअल भी बेच देंगे, तो ये अपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से बेचेंगे, अपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से बेचेंगे, अपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से बेचेंगे। तो अपन अब तो बिजनेस बेच रहे हैं भाई, अपन बिजनेस बेच रहे हैं, तो अपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही वो सामने वाले को अपना बिजनेस बेचेंगे, सामने वाले को अपना बिजनेस भी अपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से बेचेंगे। तो देखो यहाँ पे अपना ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे अपन ज्वेलरी का और आर्टिस्टिक वर्क का, फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे अपने शेयर्स एंड सिक्योरिटी का, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे अपन इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अब जो भी असेट बचे, अपने जो भी असेट बचे हैं जिसकी अपन आज की वैल्यू नहीं निकाल सकते, जिसकी अपन आज की वैल्यू नहीं निकाल सकते, अब प्लांट एंड मशीनरी की आज की वैल्यू ऑब्वियसली कम होंगी, टेक्नोलॉजी बदल गई होंगी, तो आज की जो वैल्यू होंगी वो बदल गई होंगी, वो प्लांट एंड मशीनरी की। तो अपन जो फेयर मार्केट वैल्यू वो तो नहीं ले सकते, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू अगर लिया, अगर डिप्रिसिएशन करते करते अपन असेट आएगी, समझो डिप्रिसिएशन पूरी पुरानी टेक्नोलॉजी के असेट लिए थे अपन ने, समझो 10 रुपए में एक असेट ली थी, अपन डिप्रिसिएशन करते करते उसके 4 रुपए में आए। अब इसको फेयर मार्केट वैल्यू में अगर देखा जाए, मार्केट में गए अपन बेचने के लिए, तो ये 2 रुपए में ही बेच रहे हैं, ये 2 रुपए में ही ले रहे हैं मार्केट में। पर अपन क्या सोचेंगे, अपना बुक वैल्यू, अपना जो बुक वैल्यू, अपना WDV अपना ज्यादा ही यहाँ पे, अपना WDV अपने को ज्यादा है यहाँ पे, तो अपन ये फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे नहीं लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि वो अपन खुद से थप्पड़ मार रहे हैं, अपना खुद का वैल्यू कम कर रहे हैं यहाँ पे, अपना खुद का वैल्यू यहाँ पे कम कर रहे हैं। अपना बुक वैल्यू 4 रुपए है ना, तो जो भी असेट का अपना आज का वैल्यू अगर आपको लग रहा है कि आज का वैल्यू वो असेट का कम है, मार्केट वैल्यू अपना WDV से, अपने बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू आज का कम है उसका, तो चुपचाप बुक वैल्यू ले लेने का उसका, अपने खुद के हाथ से खुद को थप्पड़ मार के खुद के असेट का वैल्यू कम नहीं करने का। अपने को असेट का वैल्यू अपने को एक्यूरेट कैलकुलेट करना है, तो अपने को यहाँ पे बुक वैल्यू लेना पड़ेगा। जो भी असेट बची जिसका अपन आज का वैल्यू नहीं निकाल सकते, जो भी असेट अपनी बची जिसका अपन आज का वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसका चुपचाप से बुक वैल्यू लेने का, चुपचाप बुक वैल्यू लेने का। ऑल असेट, बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट ऑफ यूनिट ट्रांसफर, जो भी अपन यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अपने को वैल्यूएशन करना पड़ेगा। यूनिट ट्रांसफर एक्सेप्ट ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ज्वेलरी का अपने को लेना पड़ेगा ओपन मार्केट वैल्यू, आर्टिस्टिक वर्क का भी अपने को ओपन मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा, शेयर्स एंड सिक्योरिटी का अपने को फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा। और यहाँ पे अपना पूरा वैल्यूएशन आ जाएगा, और बुक वैल्यू जो है, जो भी रिमेनिंग असेट है उसका बुक वैल्यू ले लो, अपना पूरा असेट साइड का पूरा टोटल हो जाएगा, पूरा असेट साइड का अपना टोटल हो जाएगा, पूरा असेट साइड का टोटल हो गया। उसमें से अब अपने को लायबिलिटी माइनस कर देनी, उसमें से अब लायबिलिटी अपना माइनस कर देनी पड़ेगी। अब लायबिलिटी माइनस करते समय अपन लायबिलिटी ही माइनस करेंगे, यहाँ पे अपन कैपिटल माइनस नहीं करेंगे। जो भी अपनी लायबिलिटी, तो जो भी अपन लायबिलिटी वो माइनस कर देंगे, तो उसमें बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी माइनस कर देने के बाद उसमें अपना कैपिटल नहीं आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस अपना रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है वो शेयर होल्डर का, मतलब कैपिटल का ही पार्ट होता है, कैपिटल का ही पार्ट होता है। जो डिविडेंड होता है वो भी अपना कैपिटल का पार्ट होता है। प्रोविजन और टैक्स, प्रोविजन ऑफ टैक्स कोई भी अपनी लायबिलिटी नहीं है, कोई भी अपनी लायबिलिटी नहीं है, तो प्रोविजन ऑफ टैक्स यहाँ पे माइनस मत कर देना। प्रोविजन ऑफ टैक्स ये कोई भी अपनी लायबिलिटी नहीं है, ये अब बुक में देखा जाए तो ये कोई लायबिलिटी नहीं है, अपन ये बस प्रोविजन बना के लग देते हैं, किसको अपन ये पूरा कैलकुलेट होने के बाद इसका टैक्स पे करते हैं। ये टैक्स है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो ये कोई लायबिलिटी नहीं है। तो ये अपने को यहाँ भी प्रोविजन ऑफ टैक्स जो है अपने को माइनस नहीं करने का है। प्रोविजन ऑफ अनसर्टन लायबिलिटी ये भी अपने को माइनस नहीं करना है। और कंटीजेंट लायबिलिटी जो है, कंटीजेंट लायबिलिटी जो है अब तक अराइज नहीं हुई, ऐसी लायबिलिटी है जो अपन फ्यूचर में बेसिस पे अराइज हो सकती, तो ऐसी कोई लायबिलिटी वो भी अपने को यहाँ पे माइनस नहीं करती, वो भी अपने को यहाँ पे माइनस नहीं करनी है। तो देखो FMV1 अपन किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, FMV1 का। तो FMV1 में अपने को जो भी अपन मार्केट में वैल्यू निकाल सकते हैं, ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क का ओपन मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं, शेयर्स एंड सिक्योरिटी का फेयर मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अपन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये और जो बाकी के असेट जो है जिसका अपन बुक वैल्यू निकाल सकते हैं, ये सारा अपना असेट का टोटल हो गया। उसमें से अपन लायबिलिटी माइनस कर देंगे। लायबिलिटी में अपन कैपिटल माइनस नहीं करेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस नहीं करेंगे, डिविडेंड माइनस नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं होगा लायबिलिटी का अमाउंट में, मतलब इंक्लूड नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिविडेंड, प्रोविजन ऑफ टैक्स, प्रोविजन ऑफ अनसर्टेन लायबिलिटी और कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी ये अपने लायबिलिटी के अमाउंट में इंक्लूड नहीं होगा, लायबिलिटी के अमाउंट में इंक्लूड नहीं होगा,
ये अपना आ जाएगा FMV1, ये अपना आ जाएगा FMV1। और ये जो ABCD ये जो है और लाइबिलिटी जो है अपने को यूनिट का निकालना है, ये जो है अपने को यूनिट का देखना पड़ेगा, ना कि पूरी कंपनी का। और ये हो गया अपना FMV1। अब ये हो गया अपना FMV1। अब ये जो अगर बिजनेस बेस है, अपन कहा गया अपना एग्जांपल, ये जो अपन बिजनेस बेस है, अब ये जो बिजनेस बेस है इसमें अपने को कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहा जिसमें अपन जो फेयर मार्केट वैल्यू वो निकाल ही नहीं सकेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू निकाल ही नहीं सकेंगे, या फिर जो सामने वाली पार्टी है, उस सामने वाली पार्टी क्या बोल रही, ये जो अमाउंट है, यह समझो मोटा मोटा कैलकुलेशन करके बोल रहा है वो कि आप 1000 करोड़ दे रहा हो, आपको 1000 करोड़ में ये पूरा डील फाइनल कर दो। आपका ये 800 आ रहा हो, 900 आ रहा हो, 700 आ रहा हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, 1000 करोड़ में आपको दे रहा हूँ, 1000 करोड़ में आप डील फाइनल कर दो और अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप ले लो, यहाँ पे 1000 करोड़ ले लो यहाँ से। अब अपन यहाँ पे FMV1 तो कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि अपने को दोनों में से हायर लेना पड़ेगा। अब FMV1 कैलकुलेट कर लिया आपने, 800 900 कुछ आया, पर FMV2 में क्या बोला है उन्होंने, जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ है फॉर द ट्रांसफर, मतलब जो भी अपने को सेल प्राइस मिला है, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड सिक्योरिटी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर, जो भी अपने को असेट मिल रहा है, जो भी अपने को अमाउंट मिल रहा है, या फिर SDV ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अपने को मिल रही, या फिर ओपन मार्केट वैल्यू जो अपने को मिल रही है। ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है, एक तो अपन पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा चलेंगे, एक तो पूरा अपने को FMV निकालेंगे, हर एक असेट का फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे, उसमें से ये जो लायबिलिटी वो माइनस कर देंगे और उसके हिसाब से अपन आगे वाले को बिजनेस बेचेंगे। पर उन्होंने सामने वाले को लगा कि अपने बिजनेस में पोटेंशियल है बढ़ने का, तो अब वो क्या करेंगे, जो फेयर मार्केट वैल्यू, ये पूरा कैलकुलेशन मत करो, ये पूरा कैलकुलेशन हो रहा होगा 600-700 करोड़ का अगर कैलकुलेशन हो रहा होगा, तो सामने वाला क्या बोलेगा, भाई तू इतना कैलकुलेशन करने मत बैठ, 1000 करोड़ ले, डील क्लोज कर दे, क्योंकि मैं ये बिजनेस बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मैं बिजनेस में मेरे को पोटेंशियल दिख रहा है, मैं बिजनेस बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आ जाएगा, अपने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहे, कैलकुलेशन के हिसाब से तो अपना 700 करोड़ ही आ जाएगा, पर उसने अपने को 1000 करोड़ हाथ में रख दिया, आपने बिजनेस डील फाइनल कर दिया, 1000 करोड़ में अपने को बिजनेस बेच दिया। अब ये 1000 करोड़ में उसने उसके कंपनी के फेयर मार्केट वैल्यू शेयर्स बेचे होंगे, जिसका अपने को फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी दी होंगी, उसको SDV लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो, सॉरी, तो SDV दे देंगे सामने वाला, और उसके बाद में जो भी ज्वेलरी वगैरह दी है, उसके पास ऐसा हो सकता है कि उसके पास कैश ही ना हो, अपने पास 1000 करोड़ देने के लिए कैश ना हो, तो क्या देंगे, चिपका देगा अपने को, शेयर्स चिपका देगा, या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रही उसके पास वो चिपका देगा, या फिर कोई ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क होगा तो वो चिपका देगा। तो जो भी अपने को अमाउंट मिली है, और जो अपन ने कैलकुलेशन करके रखा है, जो अपन ने कैलकुलेशन कर दिया और जो अपने को अमाउंट मिली, ये दोनों में से अपने को हायर लेना पड़ेगा, उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपने को ट्रीट करना पड़ेगा। तो FMV1 और FMV2 दोनों में से अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विचर इज हायर वाले लेना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया, अपने को FMV2 निकालने का, तो FMV1 और 2 निकालने का है। FMV1 में अपन खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं कि अपना जो भी अब जिस असेट का अपन फेयर मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं, अब ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क का अपन ओपन मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का अपन फेयर मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अपन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी असेट का अपन जनरली मार्केट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो उसका बुक वैल्यू लेने का, उसमें से अपन लायबिलिटी माइनस कर दी। ये हो गया अपना FMV1। FMV2 में अपन ने क्या कर दिया, FMV2 में अपन जो भी अपने को अमाउंट मिला है, या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला है, शेयर्स एंड सिक्योरिटी मिला है, या फिर कोई अच्छा असेट मिला है, इसका अपन मार्केट वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, फेयर मार्केट लेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे, और दोनों में से जो भी हायर है अपना उसको अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर कर लेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर कर लेने के बाद अपने को उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देने के, और उसके बाद अपने को नेट वर्थ माइनस कर देने का, जो अपना एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, अपने को नेट वर्थ लेना है, अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो अपने को नेट वर्थ लेना है अपनी कंपनी का, जो अपना यूनिट बेच दे रहे उसका नेट वर्थ लेना है। अब नेट वर्थ का अगर आपको डेफिनेशन पता होगा, तो नेट वर्थ इनडायरेक्टली अपना कैपिटल होता है, कि अपना इतना अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो बिजनेस में, तो एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन उसको ट्रीट कर सकते हैं।
एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लिया अपन ने और उसमें से अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकाल लिया अपन ने, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन माइनस कर देंगे। तो देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को लेना पड़ेगा डीन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और अपना आ जाएगा वो नेटवर्थ, वो अपना आ जाएगा नेटवर्थ। तो देखो नेटवर्थ का कैलकुलेशन कैसे होगा, आप यहाँ पे आ गया अपना नेटवर्थ का कैलकुलेशन। अब देखो नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए आपने को असेट माइनस लायबिलिटी कर देना पड़ेगा और कैपिटल अपना आ जाएगा। तो कैपिटल ही अपना नेटवर्थ होता है, कैपिटल में मतलब रिजर्व एंड सरप्लस सारे अमाउंट आ जाएंगे अपने और अपना नेटवर्थ आ जाएगा, तो यहाँ पे अब अपने को डेप्रिसिएबल जो भी असेट है, अब यहाँ पे अपन अपने नेटवर्थ निकाल रहे हैं तो अपने को यहाँ पे बुक वैल्यू के हिसाब से चलना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को बुक वैल्यू के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो जो भी अपना WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट लेना पड़ेगा अपने को। तो जो भी डिप्रिसिएबल असेट है उसका WDV लो, जो भी रिवैल्यूएशन हुआ है ये सारे असेट का वो अपने को रिमूव करना है या फिर इग्नोर करना है। रिवैल्यूएशन का इफेक्ट अपने को यहाँ पे नहीं लेना है, तो डिप्रिसिएबल जो भी असेट है उसका अपने को WDV लेना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जो भी अपना 35 AD जो अपना स्पेशल बिजनेस है PGBP में आ जाएगा ये सेक्शन। तो जो भी अपना 35 AD में जो असेट है उसका पूरा डिडक्शन मिल जाता है अपने को, पूरा 100% अपने को डिडक्शन मिल जाता है 35 AD में, तो उसका अपने को WDV नहीं लेना पड़ेगा। सेल्फ जनरेटेड कोई भी गुडविल है तो अपन ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में पढ़ा था, जो भी सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल असेट होंगे या फिर गुडविल होगा, ट्रेडमार्क होगा, कॉपीराइट होगा, तो उसका वैल्यू अपने को नील कंसीडर करना है। और जो भी अदर असेट है उसका अपने को बुक वैल्यू लेना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे नेट वर्थ निकाल रहे हैं, यहाँ पे अपन नेट वर्थ निकाल रहे। तो नेट वर्थ क्या होता है अपना इनडायरेक्टली कैपिटल होता है, तो डेप्रिसिएबल असेट का अपने को WDV लेना पड़ेगा इनकम टैक्स के हिसाब से। उसके बाद 35 AD के जो असेट है वो अपने को नील लेना पड़ेगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो भी अपने को नील लेना पड़ेगा, और जो भी अदर असेट है वो अपना बुक वैल्यू लेना पड़ेगा। यह आ जाएगा अपना पूरा असेट का साइड का टोटल आ जाएगा, असेट साइड का टोटल आया। उसके बाद में अपन बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ऑफ द यूनिट ट्रांसफर अपन माइनस कर देंगे, उसमें कैपिटल नहीं लेंगे और रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं लेंगे, और ये अपना आ जाएगा नेटवर्थ, यही अपना इनडायरेक्टली कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि अपन एक्सेप्ट यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको नेटवर्थ निकालने का है, तो आप इस हिसाब से भी आप बिजनेस बेच सकते हो, तो अपन नेटवर्थ के हिसाब से भी बिजनेस बेच सकते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो कहा गया है, तो डिप्रिसिएबल असेट अपन ने ले ली, तो अपना असेट साइड का टोटल आ गया, माइनस लायबिलिटी कर लिया अपन ने। इसमें पेड ऑफ कैपिटल भी नहीं लेना है, रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं लेना है, उसमें आ जाएगा आपका नेटवर्थ ऑफ द यूनिट आ गया। तो नेटवर्थ ऑफ द यूनिट आपको FMV1 FMV2 दोनों में से हार लेना, उसमें से एक्सपेंस माइनस कर देना, उसमें से डीम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपना नेटवर्थ आ जाएगा, और नेटवर्थ माइनस कर देने के बाद अपना लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा आपके यूनिट ट्रांसफर पे, आपके स्लम सेल के ऊपर। यहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं मिल रहा अपने को, तो यूनिट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आपने को कैसे डिसाइड करना पड़ेगा। अगर 36 मंथ से ज्यादा यूनिट होल्ड करके रखा होगा तो लॉन्ग टर्म, 36 मंथ से कम यूनिट होल्ड करके रखना होगा तो शॉर्ट टर्म। ये अपना हो गया स्लम सेल, तो हमने को क्या कैलकुलेशन करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस माइनस डीम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये आ जाएगा अपना कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में अपने को लेना पड़ेगा FMV1 FMV2 व्हिचएवर इज हायर। FMV1 क्या होता है, अपने को जितना भी असेट का अपन मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं वो असेट का मार्केट वैल्यू निकाल लो, और जो बाकी के असेट है उसका अपने को बाकी के असेट का बुक वैल्यू लेना पड़ेगा, और उसमें से लायबिलिटी माइनस कर देगा, ये आएगा FMV1। FMV2 क्या है, अगर उसने ज्यादा अमाउंट आपने को चिपका दी तो अपने को अमाउंट रिसीव या फिर जो असेट मिला है उसको मार्केट वैल्यू अगर निकाल पा रहे होंगे तो वो मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी, और मार्केट वैल्यू और FMV1 FMV2 आ गया व्हिचएवर आपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, उसमें से माइनस कर दो, उसमें से अपने को नेटवर्थ माइनस कर देना पड़ेगा। नेटवर्थ माइनस करने के लिए अपन बुक वैल्यू जो अपना बैलेंस शीट है, नेटवर्थ के लिए अपन बैलेंस शीट देखें, नेटवर्थ बैलेंस शीट के हिसाब से निकलेगा, तो अपने को डिप्रिसिएबल असेट जो है अपन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अपना WDV लेंगे, डिप्रिसिएबल असेट 35 AD के जो असेट है उसका वैल्यू अपन नील कंसिडर करेंगे, जो भी अपना सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसका भी वैल्यू अपन नील कंसिडर करेंगे, और जो भी अदर असेट है अपना बुक वैल्यू लेंगे। रिवैल्यूएशन को जाना तो इसको रिमूव कर देने का, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट भी रिमूव कर देने का और इग्नोर कर देने का, क्योंकि इनकम टैक्स में रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, रिवैल्यूएशन नहीं हो सकता इनकम टैक्स में।
अपन डिप्रिसिएशन में पढ़ेंगे। रिवैल्यूएशन नहीं हो सकता है, तो रिवैल्यूएशन का कोई इफेक्ट होगा तो रिमूव कर देना है या फिर रिवैल्यूएशन इग्नोर कर देना है। उसके बाद में अपने को असेट साइड की टोटल आ जाएंगे, उसके बाद में अपने को लाइबिलिटी माइनस कर देने पड़ेंगे। लाइबिलिटी अपने को माइनस कर देने के बाद अपना नेट वर्थ आ जाएगा। लाइबिलिटी में अपने को पेड ऑफ कैपिटल नहीं लेना है, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेना, अपना नेट वर्थ आ जाएगा और उसके बाद में अपना कैपिटल गेन आ जाएगा स्लम सेल। ये हो गया अपना स्लम सेल, ये हो गया अपना स्लम सेल। इसका क्वेश्चन कर लेना, अगर आपको टाइम होगा तो क्वेश्चन कर लेना। जब क्वेश्चन करेंगे अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूरा ये स्लम सेल का फिर से आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने फॉर्मूले कैसे लगा रहे वो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं एडवांस मनी फोरफिटेड। एडवांस मनी फोरफिटेड, इसके बाद में आपका बस दो कंसेप्ट बचे। एक तो अपनी 54 की सीरीज बची है और अपना 112A और 112, मतलब डिफरेंस क्या है, 112 है और 111 अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला है। 111 जो अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला वो अपन देख लेंगे। तो देखो एडवांस मनी फोरफिटेड, एडवांस मनी फोरफिटेड क्या होता है? तो अगर कोई भी अमाउंट अपने को मिली होंगी, अपन असेट, ये मैं हूँ, मेरे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बेच रहा हूँ, किसको बेच रहा हूँ समझो, डॉन, कोई डॉन है उसको बिल्डिंग बेच रहा हूँ। अब बिल्डिंग बेचने के लिए डॉन से मेरे को पैसे मिल गए, उन्होंने थोड़े से एडवांस दी थी मेरे को, डॉन भाई साहब ने, तो डॉन ने मेरे को कुछ एडवांस दिया होंगे और मैं उसको बिल्डिंग बेच दूंगा। पर उसने आखिरी में डॉन ने उसके औकात दिखा दी और आखिरी के पेमेंट उसने देने से इनकार कर दिया। अब मेरे पास भी थोड़ी लीगल पावर हो गई, मैं सीए बन गया, मैं लॉयर बन गया, तो मेरे पास थोड़ी लीगल, मेरे पास लॉयर वगैरह दोस्त होंगे, सीए वगैरह दोस्त हो गए, तो मेरे पास थोड़ी पावर आएगी लीगली एक्शन लेने की। तो जो भी अमाउंट उसने मेरे को दिया है तो मैंने फोरफिट कर लिया, जो भी अमाउंट उसने मेरे को दे दिया वो मैं फोरफिट कर लिया, वो अब उसको वापस नहीं देने वाला, वो मैं फोरफिट कर लिया। फोरफिट शेयर्स होते थे, उसी हिसाब से ये अमाउंट मैंने फोरफिट कर लिया। उसने मेरे को अमाउंट दे दिया, अब मैं उसको ये अमाउंट के बदले में ना बिल्डिंग दे रहा या ना मैं ये अमाउंट वापस दे रहा हूँ। क्यों होता है ऐसा कि अगर ये डॉन रहा और कोई डॉन, अब मैं क्या करता हूँ, जो आपको प्रोसेस बता रहा है, जब भी आप प्रॉपर्टी बेच देते हो, जब भी लैंड लाइन बिल्डिंग का अपन ने जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का कंसेप्ट बताया था मैंने, तब आपको जो पहले सेटलमेंट होता था, कैश में सेटलमेंट होता था, तो जो भी अमाउंट आपको कैश में मिला है वो कैश में सेटलमेंट होने के बाद अपन पूरा प्रॉपर्टी बेच देते थे उसके। अब उसने पार्ट अमाउंट उसने कैश में दे दिया, कैश में उसने पार्ट अमाउंट दे दिया, अब आगे की अमाउंट बेचने से वो इनकार कर रहे हैं, आगे की अमाउंट बेचने से वो इनकार कर रहे हैं। अब वो पैसे मैं तो उसको वापस नहीं दूंगा। अब वापस क्यों नहीं दूंगा भाई? कोई एक बंदा था, क्या नाम लेना, बबलू, कोई एक बंदा था बबलू, तो बबलू मेरे को, अगर डॉन ने 10 करोड़ रुपए ऑफर किए थे, ये बबलू ने मेरे को 15 करोड़ रुपए ऑफर किए थे, पर इसने 15 करोड़ रुपए ऑफर कर दिए थे, पर डॉन ने क्या कर दिया था, डॉन ने मेरे को 2 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए होंगे, 2 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए होंगे और 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन अपन बाद में करते थे, ऐसा बोला होगा। पर अब ये 10 करोड़ देने से वो मना कर रहा है या फिर कोई डिस्प्यूट हो गया, तो ये 2 करोड़ रुपए में फोरफिट कर लूंगा, 2 करोड़ रुपए में फोरफिट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये डॉन ने अगर ये डील फाइनल नहीं की होंगी तो मैं ये बबलू को 15 करोड़ में बेच देता था, पर इसने 2 करोड़ मेरे को पहले ही दे के रखा था, 2 करोड़ मेरे को पहले ही दे के रखा था, इसलिए मैं बाइंड हो गया कि इसको बाइंडिंग हो गया मेरे ऊपर, मतलब जो मैं लीगली बाइंड हो गया कि इसको मैं ये बिल्डिंग बेच दूंगा। लीगली मेरे पास ये लाइबिलिटी आ गई कि मेरे को अगर ये उसने 10 करोड़ रुपए मेरे को दे दी, 10 करोड़ रुपए मेरे को दे दी, तो ये मेरे को बिल्डिंग उसको देनी ही पड़ेगी, सोल्ड करनी पड़ेगी। तो ये मैं 2 करोड़ रुपए ले लिया है, तो इसकी वजह से मेरे को लीगली में बाइंड हो गया कि मेरे को वो असेट उसको ट्रांसफर करना नहीं पड़ेगा। पर ये उसने 10 करोड़ रुपए से माइनस कर दिया, तो मेरा ये जो डील है 15 करोड़ का वो भी मेरा चला गया और ये 2 करोड़ रुपए तो मैं उसके फिर मैं फोरफिट कर दूंगा, क्योंकि ये 2 करोड़ रुपए नहीं लेता तो ये मैं 15 करोड़ यहाँ से लेता है, तो उसको बबलू को ये बिल्डिंग बेच देता था, तो इसकी वजह से मैं अमाउंट फोरफिट कर लेता, ये अमाउंट मैं फोरफिट कर लेता था। अब 1/4/2014 के पहले अगर कोई भी अमाउंट फोरफिट हो गई, 1/4/2014 के पहले कोई भी अमाउंट फोरफिट हो गई, तो उसका कैलकुलेशन जो है अपन ये जो एडवांस मनी फोरफिटेड है वो अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देंगे। जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है अपना उसमें से अपन माइनस कर देंगे। और 2014 के बाद कोई भी अमाउंट फोरफिट हुआ है, 2014 के बाद कोई भी अमाउंट फोरफिट हुआ है, तो उसका कैलकुलेशन अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेके जाते, तो देखो
अमाउंट फॉरफिट हुआ है, मैं हूं, मेरा असेट, अब देखो मेरा ये असेट है, ये मेरा घर है समझो, ये मेरा घर है। अब ये घर जो मैंने 2013 में किसको बेचने का सोचा होगा, समझो बिल्लू नाम का कोई आदमी, बिल्लू नाम का कोई आदमी, तो बिल्लू को मैंने ये असेट बेचने का सोचा होगा और उसने मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दिया होगा। 1 करोड़ समझो 10 करोड़ का अमाउंट है, ये घर 10 करोड़ का, उसमें से 1 करोड़ दे दिया और उसके बाद में ये अमाउंट मैंने फोरफिट कर लिया, अमाउंट मैंने फोरफिट कर लिया। अब 23-24 में 23-24 में कोई गोलू आ गया, समझो गोलू आ गया, तो गोलू को मैंने ये बेचने का सोचा, ये गोलू को मैंने बेचने का सोचा। अब गोलू से मैं पैसे ले लूंगा, ये मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा मेरा, उसमें से मैंने एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, जो भी कॉस्ट आ जाएगा अपना। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगा, या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगा मेरा। अब यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया, अब 2013 में मिला है मेरे को, 2014 से पहले मिला है मेरे को, 2014 से पहले मिला है मेरे को, समझो ये 2013 के मई महीने में मिला है मेरे को, समझो तो 2013 में मिला है मेरे को, तो मैं यहाँ से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से वो माइनस कर दूंगा, वो अमाउंट फोरफिटेड वाला अमाउंट माइनस कर दूंगा, उसके बाद मैं इसको इंडेक्सेशन का इफेक्ट दूंगा, पर अगर 2014 के बाद, अब समझो 2013 में हुआ, अब 2016 में कोई और आया मेरे पास, कोई डॉन आया मेरे पास और डॉन ने मेरे को अमाउंट दे दिया और मैंने वो फोरफिट कर दिया होगा, तो इसका टैक्सेशन का इफेक्ट, इसका जो इनकम का इफेक्ट है वो मैं IFRS में कंसीडर करूँ, वो मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेके जाऊंगा, उसको मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस नहीं करूंगा, क्योंकि 1/4/2014 के पहले अगर कोई भी कॉस्ट ऑफ अमाउंट फोरफिटेड होगा तो डिडक्ट कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे। पर 1/4/2000 के बाद जो भी अमाउंट मिला है, अमाउंट फोरफिट हुआ है, एडवांस मनी फोरफिट हुआ है, तो उसका कैलकुलेशन अपन IFRS में करेंगे, अदर सोर्सेस में लेके जाएंगे, उसका अंडर सेक्शन 56(2) में उसको अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। समझ में आया क्या इतना? तो यहाँ पे आपके लगभग कैपिटल गेन के सारे कंसेप्ट लगभग खत्म हो जाते हैं, आपके 2 ही कंसेप्ट बचे, एक तो 54 का अपना पूरा सीरीज बचा है जिसमें अपन बेनिफिट ले सकते हैं 54 के सीरीज में, और अपना टैक्सेशन जो टैक्स रेट है 112 है कि अगर 111 जो शॉर्ट टर्म वाला है, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है वो अपन देखेंगे, तो उसका कैलकुलेशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ तक आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बस आपका 54 का सीरीज पेंडिंग है, तो आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये आपका हो गया, यहाँ पे अब तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पूरी कोशिश करेंगे कि कैपिटल गेन के सारे कंसेप्ट आपके खत्म हो जाएंगे, कैपिटल गेन के सारे कंसेप्ट आपके खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद के लेक्चर में अपन क्वेश्चंस लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, और उसका बाद आपका कैपिटल गेन पूरा खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।